हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके ऋषभ त्यागी सर आए हैं पेस बैच का एक और बेहतरीन सा चैप्टर लेकर, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। यानी कि दिवाली के काफी सारे पटाखों के बाद एक और आपके सामने है काफी पटाखेदार चैप्टर। उम्मीद है आपको इससे जो प्रीवियस लेक्चर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा और वो आपने देखा होगा। बच्चा लोग, अगर आपने उस चैप्टर की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो बेटा ये चैप्टर आपके समझ में नहीं आएगा जब तक वो चैप्टर आपको आया नहीं है या देखा नहीं है। तो इस चैप्टर के लिए वो चैप्टर मस्ट है, क्योंकि ये दोनों का लिंक है, आपस में रिश्तेदार है, चाचा भतीजा है, चाचा विधायक है, ठीक है ना। तो आज हम करने वाले हैं आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। एक चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, घर पर सब्जी बनी थी बड़ी बढ़िया सी, और उस सब्जी के ऊपर धनिया डाल दिया। हमारे घर में होता है ये कि जो भी सब्जी मिले उसमें धनिया जरूर डाल देते हैं। तो ये वो धनिया है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करा गया है। कुछ कुछ को तो धनिया बिल्कुल पसंद नहीं होता, मेरी तरह है। आप लोग भी बताइएगा धनिया पसंद है या नहीं पसंद है। टिंडे तोरई लौकी नहीं पसंद होती बहुत से लोगों को, वही है ये चैप्टर। लेकिन ये चैप्टर आगे बहुत काम आता है, इसकी एडजस्टमेंट भर भर के आगे काम आएगी। तो ये चैप्टर अगर आपने अपने माइंड में भर लिया ना तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सुपर होंगे, बेहतरीन होंगे, एक नंबर मक्खन मलाई होंगे। और मक्खन मलाई के साथ आज हम इस चैप्टर को करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। कुछ नहीं है, यहां पर पहले शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी बातचीत होती जाए कि सर यू आर बिजी विद भाभी जी घर पर है और आई एम बिजी विद एग्जाम का टेंशन सर पर है। वी आर नॉट द सेम ब्रो। कुछ लोग भाभी जी घर पर है पर बिजी है, और लेकिन सर हमारे तो एग्जाम सर पर है, एग्जाम की टेंशन सर पर है। वी आर नॉट द सेम ब्रो। चलिए आगे क्या कह रहा है ये देखिए। ये कॉमर्स का स्टूडेंट है, बेचारा बायोलॉजी लैब में पहुंच गया था और वहां के सीसीटीवी फुटेज से देखिए हमें क्या मिला है। यहां पर ये स्केलेटन को खिला रहे हैं जैसे इनका बच्चा हो। ये सिर्फ एक कॉमर्स वाले ही कर सकते हैं, क्योंकि यही तो है हम कॉमर्स वालों का सिस्टम। क्या बोलते गब्बर आर्मी। चलिए तो शुरुआत कुछ ऐसे है बेटा कि आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि क्यों जरूरत है, हमें जो एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं उसकी जरूरत क्यों है, इसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है। स्टेटमेंट देखेंगे, एक एक करके स्टेटमेंट करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि ये चीज जाती कहां है, क्योंकि एडजस्टमेंट तो हो जाएगा लेकिन एडजस्टमेंट से पहले आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि उसके जो मेन हेड है वो जाते कहां है। क्योंकि अगर आपने पापा को समझ लिया तो औलादों को तो आप समझ ही लोगे। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है टू असर्टेन द ट्रू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। सर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस में बना लिया था। तो यहां पर क्या जरूरत है बेटा, उसमें कुछ एडजस्टमेंट ऐसी हैं जो आपने करी नहीं था। आपने शायद डेप्रिसिएशन के ट्रीटमेंट नहीं करे थे, आपने शायद आउटस्टैंडिंग के ट्रीटमेंट नहीं करे थे, प्रीपेड एक्सपेंसेस के ट्रीटमेंट नहीं करे थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के ट्रीटमेंट नहीं करे थे। इसीलिए आपको इस एडजस्टमेंट की जरूरत है टू असर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब ये ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैं यहां पर शादी में जा रहा था और शादी में सब लोग ऐसे 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 नोट निकाल के फेंक रहे थे। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और मेरे को आ गया जोश, मैं भी पैसा उड़ाऊंगा। मैंने जेब में हाथ डाला और जेब में देखा एक भी पैसा नहीं है। मतलब कि मुझे मालूम पड़े कि मेरे पास मेरे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, कितना पैसा मेरे पास है, उसी को हम कहते हैं कि टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। टू मेक अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। कोई ऐसी बुक्स के ट्रांजेक्शन जो आप भूल गए हो रिकॉर्ड करना, वो रिकॉर्ड करेंगे। टू रेक्टिफाई द एरर ओमिटेड ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। हो सकता है कुछ गलतियां हो, अक्सर होती हैं गलतियां। हम अकाउंट जब पढ़ते हैं इतनी गलतियां भर भर के होती हैं, इसीलिए गलतियों के लिए अलग से चैप्टर दे दिया। तुम गलती करते हो ना, मुझे मालूम है। देखो कॉमर्स वाले कौन कौन से गलती करते हैं ये अकाउंट्स को बुक को पहले से मालूम है, इसीलिए उन्होंने अलग से एक चैप्टर दे दिया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कि तुम करो गलती हम देख लेंगे। आगे क्या कह रहा है,
सारे एक्सपेंसेस जो एक्रूड है बट हैव नॉट बीन पेड, या तो आपने कमा लिया अभी पैसा मिला नहीं, या पैसा मिल गया अभी आपने कमाया नहीं, वो सारी चीजों को जानने के लिए टू मेक अ रिकॉर्ड ऑफ सच इनकम विच हैव एक्रूड, सेम बात है, और डेप्रिसिएशन और अदर प्रोविजंस को जानने के लिए। तो बेसिकली कहा जाए कि एक प्रॉपर ट्रू एंड फेयर वैल्यू जानने के लिए, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानने के लिए हम ये सारी एडजस्टमेंट को देखते हैं। चलिए, पहला एक्सप्रेशन है, सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? आप जब आपका अकाउंटिंग पीरियड का लास्ट होता है, आपको मालूम है 31 मार्च होता है, जो सामान बिका नहीं, जो सामान अनसोल्ड रह गया इस साल के लास्ट तक, उसको हम कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है सर, याद करो उसे नहीं नालायकों, याद करो ट्रेडिंग अकाउंट को, कि सर क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट के कहां डालते हैं। देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, मैं सारी एडजस्टमेंट आपको विद अकाउंट समझाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। याद करो गब्बर आर्मी, ट्रेडिंग अकाउंट का एक डीआर साइड था, हाँ सर था, एक सीआर साइड था, हाँ सर था सर याद आ रहा है याद आ रहा है। तो याद करो कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में कहां जाता था। अरे सर ये क्या पूछने की बात है, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ रहा था। ओके सर, तो सर इसमें क्या नई बात है, ये तो हमने पिछले चैप्टर में ही समझ लेते हैं, हमें समझाने आए। लेकिन सर अगर आपको दो वैल्यू दे रखी हो तो मतलब सर आपसे क्वेश्चन में कहे क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट वैल्यू इतनी है और क्लोजिंग स्टॉक की रिलायजेबल वैल्यू इतनी है, मार्केट वैल्यू और रिलायजेबल वैल्यू। मान लीजिए साल के एंड में ये जो पेन मेरे पास है, अरे सर आपके पास अनोखा पेन है, जब चाहो उसके इसी के एग्जांपल देते हो। चलो मैं इस बोतल का एग्जांपल ले रहा हूं, ये बोतल है मेरे पास, मार्केट में इसकी वैल्यू 31 मार्च को है 20 रुपए। कितने? 20 रुपए। अब चलो बोतल आ गई हाथ में, तो एक दो घूंट भी ले लेते हैं। अब मार्केट में इस बोतल की जो वैल्यू थी वो 20 रुपए थी। मैं जब बेचने निकला तो मैं इसे 25 रुपए की बेच पा रहा हूं। कितने की? 25 रुपए की। तो जितने की मैं बेच पा रहा हूं वो हमारी रिलायजेबल वैल्यू है, और जितने की उसकी वैल्यू थी वो हमारी मार्केट वैल्यू है। हाँ सर, तो क्या हो गया? इन दोनों वैल्यू में से जो कम वैल्यू होगी, भाई इन दोनों वैल्यू में से जो कम वैल्यू होगी उसी को आपको रिकॉर्ड करना है क्लोजिंग स्टॉक में। नहीं समझ में आया? दोबारा समझो। मान लीजिए ये मेरे पास स्टॉक है, राइट। इस स्टॉक को मैं 12,000 इसकी कीमत है और बेचने पहुंचा तो कुछ कारण की वजह से मैं उसे 10,000 का बेच पाया। 10,000 का बेच पाया, दिस इज माई रिलायजेबल वैल्यू, और 12,000 थी उसकी कॉस्ट, मार्केट वैल्यू। दोनों में से कम क्या है? इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप बता पाए दोनों में से कम कितना है। हाँ सर ये भी है। कम कितना है? ये है। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट में ये दो वैल्यू दे रखी होंगी, दोनों में से जो वैल्यू कम होगी उसको लिया जाएगा। हम सारे के सारे ऐसे शो नहीं करेंगे वरना हमारे प्रॉफिट में कमी आएगी। इस वजह से हम इस स्टेप को फॉलो करते हैं। क्या कहा मैंने? कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसमें आपको दो वैल्यू दी होंगी, एक आपकी कॉस्ट और एक आपका नेट रिलायजेबल वैल्यू। दोनों में से जो कम होगा, अगर ये 12,000 है, ये 25,000 होता तो इसको करते, ये 12,000 है, 10,000 है तो इसको करेंगे। दोनों में से जो कम होगा हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब मैं आपसे पूछूं, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, नहीं बता पाओगे, मैं पहले ही कह दे रहा हूं। पूछूं? हाँ सर पूछो सर। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में कहां जाता था? क्रेडिट साइड में जाता था। क्या कहीं और भी जाता था? हाँ याद करो, क्या क्लोजिंग स्टॉक कहीं और भी जाता था? यस सर, याद आ रहा है सर। लायबिलिटीज और एसेट्स जब हम बनाते थे, जब हम बैलेंस शीट बनाते थे, तब एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक को डालते थे। बराबर, मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और एसेट साइड में, दोनों साइड में क्या जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक।
मगर सर क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं जाएगा लेकिन एसेट साइड में जाएगा? हां बेटा, मैंने क्या बताया, क्लोजिंग स्टॉक साल के लास्ट में बनता है। कब बनता है? साल के लास्ट में। तो जब साल के लास्ट में बना होगा तो जो आपका ट्रायल बैलेंस होता था उसके बाहर क्लोजिंग स्टॉक शो होता था। हम उस क्लोजिंग स्टॉक को डालते थे ट्रेडिंग में और उसी को डालते थे एसेट्स में। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है मतलब उसकी एडजस्टमेंट ऑलरेडी परचेज से हो चुकी है, ट्रेडिंग में उसे आप शो नहीं करोगे, उस कंडीशन में आप सिर्फ और सिर्फ उसे एसेट साइड में शो करेंगे। पहली एडजस्टमेंट क्लियर? दोबारा समझेंगे कि सर क्लोजिंग स्टॉक को हमें डालना है ट्रेडिंग के अकाउंट के क्रेडिट साइड में और डालना है एसेट्स अकाउंट के एसेट्स अकाउंट में डालना है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है तो उसको डालेंगे, बाहर नहीं दे रखा है अंदर दे रखा है तो ट्रेडिंग में नहीं आएगा, सिर्फ एसेट्स में आएगा। अपना स्टॉक आएगा, अपना स्टॉक आएगा। चलिए तो क्या लिखा है बेटा, देखो, द अमाउंट ऑफ गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। वो गुड्स का वैल्यू, वो गुड्स जो सोल्ड नहीं हुए, जो बिके नहीं है, और जो बिके नहीं है उसको हम कहते हैं साल के लास्ट का क्लोजिंग स्टॉक। इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रिलायजेबल वैल्यू। या तो उसको हम कॉस्ट पर करेंगे या रिलायजेबल वैल्यू पर करेंगे, दोनों में से जो कम होगी उस पर करेंगे, विच एवर इज लेस। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन गुड्स वर परचेज्ड फॉर 1 लाख बट एट प्रेजेंट इट्स रिलायजेबल वैल्यू इज 1,20,000। कुछ गुड्स आपने परचेज करे थे 1 लाख के, लेकिन जब बेचने निकले तो आप उसको बेच पा रहे हो 1,20,000 की। मुझे बताओ दोनों में से कौन सी वैल्यू ली जाएगी? सर जो कम होगी, कम कौन सी है? 1 लाख। तो 1 लाख रुपए हम रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या कह रहा है? इट विल बी वैल्यू एट 1 लाख, नॉट 1,20,000। बट सपोज अगर रिलायजेबल वैल्यू उसी गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख रुपए, और जब बेचने पहुंचे तो रिलायजेबल वैल्यू है 90,000 रुपए। अब बताओ कितने पे लेंगे? सर 90,000 रुपए। कितने पे लेंगे? 90,000 रुपए। It will be valued only at 90,000. The basic principle underlying the valuation of closing is that anticipated losses should be taken into account, but all unrealized gains should be ignored. याद करो, एक प्रिंसिपल था, अरे सर स्कूल वाले प्रिंसिपल की बात हो रही है, नहीं नालायकों, एक प्रिंसिपल था कंजर्वेटिज्म, जो कहता था कि प्रॉफिट तो होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जो लॉस हो सकता है आप उस पर ध्यान दो। उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ये गेन पर ध्यान ना देके लॉस पर ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए कॉस्ट या रिलायजेबल वैल्यू, दोनों में से जो वैल्यू कम होगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, मैं एंट्री की बात पूछूं, बच्चे एंट्री में थोड़ी दिक्कत में आते हैं। मुझे बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक किस साइड आता है, डीआर या सीआर? सर सीआर साइड आता है। बस जिस अकाउंट में जो चीज जहां आ रही है उस अकाउंट को वहीं डाल दो। ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक कहां आ रहा है? क्रेडिट साइड में, तो ट्रेडिंग भी कहां आएगा? क्रेडिट साइड में। एक तो ये तरीका है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में कहां आ रहा है? सीआर साइड में। एंट्री में उसे उल्टा कर दो, उसे ऐसे नहीं सर, उसे उठा के उल्टा कर दो, एंट्री में उसे उल्टा कर दो। कैसे करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो देखो यहां पर एंट्री दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? जनरली क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। ज्यादातर जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता है। दिस इज सो बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर द अकाउंट्स हैव बीन क्लोज। ये इसलिए क्योंकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक साल के लास्ट में बनाया जाता है जब हमारे सारे अकाउंट क्लोज हो गए होते हैं। As such, closing stock will be shown at 2 places. इस कंडीशन में जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है, उस कंडीशन में क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाएगा, एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में और एक आपका एसेट साइड में। तो क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और एसेट साइड ऑफ
बैलेंस शीट। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है तो कुछ तो गड़बड़ है दया। अब दया ये ट्रेडिंग में नहीं आएगा, अब ये सिर्फ एसेट साइड में आएगा। इट विल बी शोन ओनली द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बिकॉज इसका मतलब है उसकी एंट्री जो क्लोजिंग स्टॉक की थी वो बुक में ऑलरेडी पास हो चुकी है, वो परचेज में से ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। सर परचेज में से ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, याद करो एक आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसेप्ट पढ़ा था एडजस्टेड परचेज। हाँ सर पढ़ा था, उसमें एक फॉर्मूला था ना, नेट परचेज वाला, ओपनिंग स्टॉक प्लस वाला, क्लोजिंग स्टॉक माइनस वाला, है ना, कबाड़े वाले वाला, है ना। तो वहां पर वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। इसका मतलब क्या है, कोई खर्चा आपको करना था अप्रैल में, मई आ गई, जून आ गई, जुलाई आ गया, अगस्त आ गया और साल का एंड आ गया, लेकिन ये खर्चे का जो पेमेंट है वो आपने अभी करा नहीं है। उसका बेनिफिट तो ले लिया आपने, आपने वेजेस पेड नहीं करी। मजदूर को मजदूरी, मजदूरी को हम कहते हैं वेजेस, तो आपने मजदूर से काम तो करवा लिया लेकिन आपने उसकी वेजेस पूरी नहीं करी, यानी आपने बेनिफिट तो ले लिया बेटा। जब किसी से बेनिफिट ले लिया, पेमेंट नहीं करा है अभी, तो अभी हमारे ऊपर क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई, और ये भी बकाया है। ये खर्चा आपने अभी पेड नहीं करा है, तो ये अभी बकाया है, इसीलिए हम उसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं। तो याद करो, जब हमारे खर्चे आउटस्टैंडिंग चल रहे थे बेटा, क्या चल रहे थे सर, आउटस्टैंडिंग चल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेजेस आउटस्टैंडिंग चल रही थी, तो जर्नल में हम क्या एंट्री पास कर रहे थे, क्या कर रहे थे। अच्छा मैं इसको हटाओ, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं, अगर हमने वेजेस पेड करे होते, एक्चुअल में आपके पास से वेजेस गया होता, आपने वेजेस पेड करे होते, आप एंट्री क्या पास करते, वेजेस अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, वेजेस पेड कर दिया। लेकिन बबुआ अभी तो आपने वेजेस पेड नहीं करे हैं, अभी तो आपने वेजेस पेड नहीं करे हैं, तो वेजेस अकाउंट DR2 कैश की जगह वेजेस अकाउंट DR2 आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस। थोड़ी आवाज में दिक्कत लगे या थोड़ी सी एनर्जी में कमी लगे तो माफी चाहूंगा गब्बर आर्मी, तबीयत खराब है, फीवर है, कोल्ड है, लेकिन आपको बेस्ट देने के लिए अपन कुछ भी कर सकता है, टेंशन रखो। तो क्या हमने एंट्री पास करी सर, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक। अब ये चाहे ट्रेडिंग में आए या प्रॉफिट एंड लॉस में आए, ये आप डिसाइड करोगे। मतलब सर डिपेंड करता है कि कौन सा खर्चा आउटस्टैंडिंग है। अगर कोई ऐसा खर्चा आउटस्टैंडिंग है जो ट्रेडिंग में आता है तो ये भी ट्रेडिंग में आएगा। अगर कोई ऐसा खर्चा आउटस्टैंडिंग है जो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। मतलब सपोज वेजेस आपको दे रखे हैं 10,000 के और आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखे हैं 2,000 के, टोटल वेजेस कितने हो गए, दोनों को जोड़ दोगे। तो ये जो हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस का ट्रीटमेंट कैसे होता है, सपोज आपको दे रखा है वेजेस 10,000 और अभी आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है कितना, 2,000 का, तो हम इसको ऐड करके टोटल बाहर डाल देंगे, कितना बेटा, 12,000 का। कितना डाल देंगे, 12,000 का। तो जो भी हमारी आउटस्टैंडिंग है वो हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, एक लायबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है। जिस खर्चे का भी आउटस्टैंडिंग है, यानी अभी आपको देना है, आपने पूरे साल का रेंट नहीं दिया, आपने रेंट दिया 11,000 रुपए, महीने का रेंट था 1,000 रुपए, पूरे साल हो गई, आपने अभी 11,000 रुपए दिए हैं, 1,000 रुपए नहीं दिया, बेनिफिट तो ले लिया ना, बेनिफिट तो ले लिया, आप वहां रह लिए, 1,000 रुपए आपके ऊपर क्या है, लायबिलिटी है। यानी कि आउटस्टैंडिंग के भी दो जगह ट्रीटमेंट होंगे। पहली जगह आएगा वो वहां जिसका वो खर्चा रिलेट कर रहा है, ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग के एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे,
प्रॉफिट एंड लॉस का है तो प्रॉफिट एंड लॉस के उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है आपसे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस या एक्सपेंस ड्यू हो गए, अभी आपने पेड नहीं करे हैं। These are the expenses which have been incurred during the year but have been left unpaid on the date of preparation of final account। ये वो खर्चे हैं जो साल के बीच में आए थे लेकिन उस तारीख को अभी आपने पेड नहीं करे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रिकर हुआ था, डेट आई थी लेकिन आपने पेड नहीं करा, तब भी आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, इस सिस्टम को हम कहते हैं एक्रूरल बेसिस कंसेप्ट। दो होते हैं हमारे, कैश बेसिस और एक्रूरल बेसिस। एक्रूरल बेसिस का मतलब क्या होता है सर कि भाई वादा किया था, वादे की डेट निकल गई है लेकिन अभी वादा पूरा नहीं किया है, और जब आप एक वादे से मुकर जाते हो ना तो बार बार ताने दिए जाते हैं, देखो भूल गए, देखो भूल गए, तुम तो, वो कौन सा गाना, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। हाँ जी, ये धोखेबाज अकाउंट्स की बात हो रही है, नालायकों। तो क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कि ये वो खर्चे हैं जो साल के दौरान आए थे, उस तारीख को आपने पेड नहीं करे हैं और उसका बेनिफिट तो आपने ले लिया है। इन अदर वर्ड्स, द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंसेस हैव बीन डिराइव्ड ड्यूरिंग द ईयर बट द पेमेंट ऑफ विच हैज नॉट बीन मेड। आपने उसका बेनिफिट तो उठा लिया, उस एक्सपेंसेस का बेनिफिट तो उठा लिया लेकिन पेमेंट नहीं करा साहब अभी आपने। क्या कह रहा है, द फर्म पेज 1000 पर मंथ। जो फर्म है वो रेंट देती है 1000 पर मंथ, साल का हो गया 12000। अगर साल के लास्ट में आपने सिर्फ 11 महीने का रेंट पेड करा है 11,000 रुपए, तो एक महीने का जो रेंट है वो अभी बकाया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रेंट कहां आता था सर, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आता था। तो आप जब इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो रेंट को डालेंगे 11,000, उसी के नीचे ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000, दोनों को जोड़कर कितना हो गया 12,000, क्योंकि देना तो 12,000 था। एक तो ये ट्रीटमेंट हो गया प्रॉफिट लॉस में। दूसरा ट्रीटमेंट होगा लायबिलिटी में। ये हमारे जो आउटस्टैंडिंग है ये आपके ऊपर एक लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड में। आगे बढ़ते हैं, फाइनल अकाउंट में ट्रीटमेंट क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन द वन हैंड विल बी एडेड टू द कंसर्न्ड एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट ऑफ ट्रेडिंग या डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिपेंड कि वो खर्चा किसका है, वो खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट का है, वो खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस का है, वो खर्चा जिस किसी का भी है उसके डेबिट साइड में हम उसको ऐड कर देंगे और हमारा कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट। अब मैं आपसे पूछूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट था क्या, याद करो एक अकाउंट पढ़ा था आपने, पर्सनल अकाउंट, जिसमें आपने देखा था कि वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आउटस्टैंडिंग हुआ, ये प्रीपेड हुआ, ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका बकाया है, इसको पहले से एडवांस दे दिया तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सनल अकाउंट है। वही आपसे कहा जा रहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट का होता है, बिकॉज ये रिप्रेजेंट करता है उन पर्सन को जिसको पेमेंट देना अभी बाकी है। हाँ जी, तो देखो ये आपको एक छोटू सा फॉर्मेट दे रखा है, वेजेस कहां जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, सैलरी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और कुछ आपको एडजस्टमेंट दे रखा है कि वेजेस 20,000 रुपए से और सैलरी 5,000 से अभी बकाया है। तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में डालेंगे टू वेजेस, अमाउंट डालेंगे 2,20,000 और इसमें ऐड कर देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना 20,000 रुपए, और अमाउंट डालेंगे बाहर 2,40,000 रुपए। सेम बेटा हम लोग करेंगे सैलरी का, सैलरी कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, कहां जाता है, डेबिट साइड में जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में सैलरी डालेंगे और सैलरी में हम ऐड कर देंगे कितना 5,000 रुपए, और सैलरी बाहर अमाउंट आ जाएगा 60,000 रुपए। अगर मैं एंट्री की बात करूं तो वेजेस की एंट्री क्या पास करोगे, आउटस्टैंडिंग वाले की, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस।
सैलरी की एंट्री क्या पास करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। चलिए, तो ये आपको देखो एंट्रीज दे रखी हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। पहले यहां पे देखो ट्रेडिंग में इसका ट्रीटमेंट किया गया है, वेजेस था, वेजेस में आउटस्टैंडिंग वेजेस को ऐड करा और टोटल हमने बाहर लिख दिया। ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाता है वेजेस। बात करी जाए सैलरी की, तो सैलरी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में गई। सैलरी 55,000, ऐड करा आउटस्टैंडिंग 5,000, दोनों को जोड़कर हमने बाहर डाल दिया 60,000। अब ये तो हमारा ट्रीटमेंट हो गया ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब बारी आई बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में दोनों ही चीज कहां जाएगी? लायबिलिटीज में। वेजेस कितना आउटस्टैंडिंग था? 20,000 का, और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था? 5,000 का। अब एक बहुत ही जरूरी बात, क्या? If outstanding expenses have been mentioned inside the trial balance, they will be shown on the liability side only. अगर आपको outstanding expenses ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखे हैं, उस केस में आप सिर्फ उसका ट्रीटमेंट लायबिलिटीज में करोगे, किसी भी खर्चे में लाइक ट्रेडिंग में या प्रॉफिट लॉस में उसको ऐड नहीं करोगे। क्यों? It means it already been added to the concerned expenses। का मतलब है वो ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, अब आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे, थर्ड है प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। आपके पास फोन आया कि हेलो हेलो हेलो, मैंने क्या बोलो बोलो बोलो, वो रिचार्ज खत्म हो गया है, रिचार्ज करवाना था। बहुत लोगों के साथ होता है, बेचारों के पास पैसे नहीं हो फिर भी रिचार्ज करवाना पड़ता है। हम ये नहीं पूछते कि अभी तो करवाया था, हम ये कहते हैं बताओ कितने वाला करवाना है, क्योंकि आपको मालूम है अगर ये रिचार्ज नहीं हुआ है तो फिर बात कैसे होगी। नालायकों, मैं आपके बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहा हूं, बेस्ट फ्रेंड के रिचार्ज की बात। हाँ सर, हमें भी मालूम है, हम बहुत अपने बेस्ट फ्रेंड का रिचार्ज करवाते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है जिस खर्चे को आपने पहले ही पेड कर दिया, जैसे कि रिचार्ज। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है, पहले हम पेमेंट करते हैं उसके बाद बेनिफिट मिलता है। कोई ऐसा खर्चा जो आपको अप्रैल में देना था या मई में देना था या जून में देना था, आपने फरवरी में उसका पेमेंट कर दिया, आपने मार्च में ही उसका पेमेंट कर दिया, यानी पेमेंट टाइम से पहले कर दिया, इसीलिए कह रहे हैं प्रीपेड। क्या कहते हैं? प्रीपेड। जैसे सिमें देखे होंगे ना, प्रीपेड और पोस्ट पेड। प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। जब आप पूरे मंथ उसे यूज करते हो, नेट यूज करते हो, बात करते हो, तो महीने के लास्ट में बिल आता है, वो पोस्ट पेड है। और पहले रिचार्ज करवा लेते हो टाइम से पहले, एक्सपेंस अभी पेड नहीं कर रहे लेकिन आपने पहले ही पेड कर दिया, उसको हम कहते हैं प्रीपेड। तो ये जो प्रीपेड है इसका जस्ट उल्टा ट्रीटमेंट होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की तरह। देखो, जो भी हमारा एक्सपेंस है, डिपेंड कि वो ट्रेडिंग का हिस्सा है या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है। आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस खर्चे का आपने बेनिफिट उठा लिया है लेकिन उसका पेमेंट नहीं करा है। प्रीपेड का मतलब है कि अभी आपने बेनिफिट नहीं उठाया उस खर्चे का, लेकिन बेटू आपने पेमेंट कर दिया है, तो वो पेमेंट हम लेस करेंगे उस अकाउंट में से, उस एक्सपेंस में से जो वो रिलेट कर रहा है। सपोज कोई ऐसा एक्सपेंस है जो ट्रेडिंग में आना था और आपने प्रीपेड कर दिया, तो हम उसे वहां पर क्या करेंगे? लेस करेंगे। कोई ऐसा एक्सपेंस था जो प्रॉफिट एंड लॉस में आना था, उसे आपने प्रीपेड कर दिया। मोस्टली केसेस में रेंट हुआ, इंश्योरेंस हुआ, ये अधिकतर आते हैं प्रीपेड वाले केस में, तो हम वहां से लेस कर देंगे। एक तो ये ट्रीटमेंट हो गया। जब हम किसी को पैसा पहले से दे रहे हैं तो ये हमारी एक एसेट्स बन गई, तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो एसेट साइड में जाएगा। आउटस्टैंडिंग कहां जा रहा था? लायबिलिटी साइड में। अगर किसी ने आपको पैसा एडवांस में दे दिया, अभी आपको कुछ करना है उसके लिए, तो आपके लिए वो लायबिलिटी है, सामने वाले के लिए वो एसेट्स है। मैंने आपको पेमेंट दे दिया, बेनिफिट अभी मैंने नहीं लिया है। अरे सर, हमसे कौन सा बेनिफिट लोगे? नालायकों, मैंने आपसे कहा जाओ रिकॉर्ड तोड़ दो, नंबर लाओ 1 से 1, क्योंकि अब की बार 100 नंबर पार, और अभी नंबर आए नहीं है, नंबर आएंगे। तो ये हमारा चलता है प्रीपेड में, और मुझे भरोसा है कि सबके आएंगे,
सब के आएंगे। मेरी ये दिल से ब्लेसिंग है कि जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, जो नहीं भी देख रहे हो यार, पेपर ऐसा मक्खन मलाई उनका जाए ना कि पेपर को देख के उन्हें प्यार हो जाए, पेपर से प्यार हो जाए नालायक को। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेड एडवांस। सर 3-4 नाम और लिख देते। देखो आपको सिर्फ प्रीपेड एक्सपेंसेस समझ जाओ, खर्चा आपने पहले से ही पेड कर दिया। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, अभी वो एक्सपायर्ड नहीं हुआ, उसका बेनिफिट लेना बाकी है, या खर्चे जो आपने एडवांस में पेड कर दिए। दीज आर द एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग द करेंट ईयर इटसेल्फ। आपको पेमेंट अगली साल करना था, लेकिन आपने इसी साल उसको पेड कर दिया। पेमेंट कब करना था? अगली साल करना था सर, क्योंकि वो खर्चा भी अगली साल का है, लेकिन पेमेंट अभी से कर दिया तो इस साल का खर्चा तो वो है नहीं, है तो अगली साल का। तो हम उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे, और वो हमारी एसेट्स क्रिएट हो गई। तो क्या कह रहा है आपसे? इन अदर वर्ड्स द बेनिफिट ऑफ सच पेमेंट विल बी अवेलेबल इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। ये जो आपने पेमेंट करा है, जो अगली साल का था, इस साल पेमेंट कर दिया, इसका बेनिफिट आपको अगली साल मिलेगा, इस साल नको, इस साल नहीं मिलेगा। ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑन वन हैंड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न्ड एक्सपेंसेस। जिस खर्चे का आपने प्रीपेड करा है, चाहे वो ट्रेडिंग में आता हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता हो, आप पहले तो उसको माइनस करोगे, अब माइनस करने के बाद उसको आप एसेट साइड में भी शो करोगे। तो क्या कह रहा है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस on the one hand will be deducted from the concerned expenses on the debit side of trading या प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और दूसरी साइड हम उसको एसेट साइड में भी शो करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारा एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है उन पर्सन्स को टू हुम द पेमेंट हैज बीन मेड इन एडवांस, किनको हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया है। ये देखो आपको इंश्योरेंस अकाउंट दे रखा है आपको 20,000। बच्चे पूछेंगे कि सर इंश्योरेंस अकाउंट कहां आता है? इंश्योरेंस अकाउंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो कैसे शो करेंगे? यहां आपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डाला टू इंश्योरेंस अकाउंट, अब कितना है? 20,000, और आपसे कह रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू 5,000। ये जो आपने 20,000 का पेमेंट करा है, इसमें से 5,000 का पेमेंट नेक्स्ट ईयर का है, उसका बेनिफिट भी नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो हम इसको क्या करेंगे? इस साल का निकालना है ना हमें, तो सिर्फ तो लेस प्रीपेड कितने का? 5,000 रुपए का। तो ये आ गया हमारा 15,000, और ये 5,000 जाएगा हमारा एसेट साइड में इन द बैलेंस शीट। नेक्स्ट, तो यही करा है बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा गया है डेबिट साइड में इंश्योरेंस 20,000 का, और 5,000 का हमने प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस किया है। एंट्री क्या होती है? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। याद करने का तरीका, आउटस्टैंडिंग हमारी क्रेडिट में जा रही थी, तो प्रीपेड हमारा डेबिट में जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आपने एसेट साइड में डाला है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब एक वही जरूरी बात जो आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के टाइम पर पढ़ा था, if prepaid expenses have been mentioned inside the trial balance they will be shown on the asset side only। जब आपने पढ़ा था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखे हो, तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ बैलेंस शीट में होता है, क्योंकि उसमें वो ऐड हो गया होगा। ऐसे ही अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस बैलेंस शीट के लास्ट में दे रखे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस बैलेंस शीट के लास्ट में दे रखे हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखे हैं, तो बच्चा लोग हम उसका ट्रीटमेंट सिर्फ बैलेंस शीट में करेंगे और कहीं नहीं करेंगे, क्योंकि उम्मीद रखेंगे कि ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो ऑलरेडी उसमें से माइनस हो चुके हैं। चलिए, डेप्रिसिएशन। क्या? डेप्रिसिएशन। इसका हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ा था कि जब भी हम अपनी कैपिटल एसेट्स को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, धीरे धीरे, स्लोली, स्लो मोशन में, अरे सर आप तो गाना गा रहे हैं, नहीं बेटा, उसकी वैल्यू में रिडक्शन होता जाता है।
जैसे कि बच्चे कहेंगे सर आपको लगता है इस पेन से बहुत प्यार है मुझे इस पेन से। अब जब मैंने ये पेन खरीदा होगा तो सपोज 2000-3000 रुपए का रहा, अब मैं इसे लगातार इस्तेमाल कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, तो क्या इसमें वो पहले जैसी बात रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। बेचने निकलूंगा मार्केट में तो क्या 2000 का सोल्ड होगा? नहीं होगा। ये जो वैल्यू में कमी आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन का मतलब क्या है? ये एक नन कैश एक्सपेंस है जिससे हमारी वैल्यू में, फिक्स एसेट्स में, कैपिटल एसेट्स की वैल्यू में कमी आ रही है। अब सर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ये सिंपल है। डेप्रीशिएशन हमारा एक इनडायरेक्ट की फॉर्म में देखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। और जब आप बैलेंस शीट में उस एसेट्स की वैल्यू लिखेंगे तो उतना डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद, फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है मशीन, और मशीन की वैल्यू दे रखी है आपको 1 लाख रुपए, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि डेप्रीशिएशन 5% ऑन मशीन, डेप्रीशिएशन 5% ऑन मशीन। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो 1 लाख का 5% निकाला 5000 आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डाल दोगे टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीन 5000 रुपए। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो मशीन कहां जाता है? लायबिलिटीज में या एसेट्स में? सर एसेट्स में जाता है। तो मशीन की वैल्यू 1 लाख लेस डेप्रीशिएशन 5000 और टोटल वैल्यू बाहर 95,000। तो देखो क्या लिखा हुआ है, डेप्रीशिएशन इज द लॉस और फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। डेप्रीशिएशन का मतलब है कोई घाटा या हमारी जो फिक्स एसेट्स है उसकी वैल्यू में कमी आना, उसका यूज करने की वजह से, या उसका टाइम जो है वो एक्सपायर हो चुका है। ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट क्या होगा? डेप्रीशिएशन ऑन द वन हैंड विल बी शोज ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। जो हमारा डेप्रीशिएशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है एक तरफ, तो बिकॉज इट इज लॉस और एक्सपेंसेस, और दूसरी साइड ये डिडक्ट किया जाता है उस एसेट्स की वैल्यू में से जिस पर डेप लग रहा है। चलिए यहां आपको दिख रहा है मशीनरी की वैल्यू, यहां आपको दिख रहा है फर्नीचर की वैल्यू। अच्छा मैं अगर आपसे एंट्री पूछूं, डेप्रीशिएशन लगने की एंट्री क्या होती थी? सर एंट्री होती थी डेप अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, प्यार से हम लोग इसे डेपू भी बोलते हैं। जितनी भी गब्बर आर्मी है वो जानती है कि हम इसे प्यार से डेपू भी बोलते हैं। डेपू, ओ डेपू। तो अब डेप को डेबिट क्यों कर रहे हैं और एसेट्स को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? याद करो, जब हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है हम उसको डेबिट करते हैं और कम होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो एंट्री क्या करेंगे? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है ना? अब मशीन की वैल्यू आपको दे रखी है, फर्नीचर की वैल्यू आपको दे रखी है, आपसे कह रहा है कि मशीन पर डेप लग रहा है 10% और फर्नीचर पर लग रहा है 20%। तो आपको क्या करना है? मशीन का 10%, 5 लाख का 10%, 50,000 का डेप लग गया। 50,000 रुपए आपको कहां डालने हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, टू डेप्रीशिएशन, उसके अंदर 50,000 मशीन पर और 20% फर्नीचर, यानी 80,000 का 20% 16,000। तो 16,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में डालने हैं। कैसे डालेंगे? देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, टू डेप्रीशिएशन, अब 2 पर डेप लग रहा है तो यहां पर आप मशीन और आपका फर्नीचर, तो मशीन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50,000 और फर्नीचर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16,000, दोनों को जोड़ दोगे तो बाहर 66,000। ठीक है? अब एसेट्स में ट्रीटमेंट क्या होगा? एसेट्स में जब आप मशीन की वैल्यू को डालोगे तो 50,000 माइनस करके डालोगे 4.5 लाख, और जब आप फर्नीचर की वैल्यू डालोगे 80,000 में से 16,000 माइनस करके डालोगे, यानी कि 64,000। चलिए तो यहां देखो वही एंट्री करी है इन्होंने, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। जो मैंने आपको एंट्री अलग अलग बताई थी आप कंबाइन भी कर सकते हो। और यहां पर पहले इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो किया डेप्रीशिएशन,
और फिर बैलेंस शीट में जब आप शो करोगे तो आप देखो यहां पर माइनस करके शो कर रहे हो इस तरीके से। अब देखो, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन सा, और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन की सारी एडजस्टमेंट वन बाय वन हम समझें और फिर करें, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम यहां पर ये लिख लेते हैं कि कौन सी चीज कहां आएगी, ठीक है, ताकि आपको भी हर चीज क्लियर हो। सबसे पहले देखो, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा, डेबिट साइड में, ठीक है। परचेज भी ट्रेडिंग में आएगा, डेबिट साइड में। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग में आएगा, क्रेडिट साइड में। कैरेज इनवार्ड और आउटवार्ड दोनों ही एक्सपेंस है, वो परचेज करते में लग रहा है, वो सेल्स करते में लग रहा है, तो कैरेज इनवार्ड हमारा आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, और कैरेज आउटवार्ड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। वेजेस मजदूरी ट्रेडिंग के डेबिट में, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स में, फर्नीचर एसेट्स में, सैंडी डेटर्स एसेट्स में, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। अब उसके बाद परचेज रिटर्न ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। डिस्काउंट, अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये डिस्काउंट कौन सा है, ये डिस्काउंट हम दे रहे हैं या हम डिस्काउंट को ले रहे हैं, ले रहे हैं या दे रहे हैं। ये डिस्काउंट देखो यहां डीआर लिखा हुआ है, यहां सीआर लिखा हुआ है। सीआर का मतलब ये डिस्काउंट आपको मिल रहा है, डीआर का मतलब ये डिस्काउंट आप दे रहे हो। तो सीआर ये एक बेनिफिट है आपके लिए, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। सिंडिकेटर्स लायबिलिटीज में, बिल्स पेबल लायबिलिटीज में, कैपिटल लायबिलिटीज में। अब इसमें देखो और भी चीजें रखी है, बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड में, कैश इन हैंड एसेट साइड में, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। लाइटिंग है फैक्ट्री की, अब फैक्ट्री की लाइटिंग है तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। अब बात आ गई ड्राइंग्स की। इन ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जब आप लायबिलिटीज को बनाओगे तब लायबिलिटीज में जो कैपिटल डालते हो उसमें से इस ड्राइंग्स को माइनस करेंगे। आगे देखते हैं। अब ये कुछ आपको एडजस्टमेंट दे रखी है, बारी बारी से समझेंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले आपको दे रखी है स्टॉक की वैल्यू। स्टॉक दे रखा है 31 मार्च को 24,000 का, और रिलायजेबल वैल्यू है 30,000। दोनों में से कम वैल्यू कौन सी है, ये 24,000 वाली। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, 24,000। नेक्स्ट, वेजेस आउटस्टैंडिंग है 3,000 की, और वेजेस कहां जाता है, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में जब वेजेस को डालोगे तो आप ये 3,000 रुपए प्लस कर दोगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी, 2,500। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आपने सैलरी डाली और वहां पर इस सैलरी आउटस्टैंडिंग को प्लस कर दोगे। उसके साथ साथ ये दोनों लायबिलिटीज में भी जाएगी। प्रीपेड इंश्योरेंस 300 रुपए, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आपने प्रीपेड इंश्योरेंस डाला और इसको माइनस कर दिया, और ये हमारा एसेट साइड में भी जाएगा। डेप्रिसिएशन किस पर, प्लांट एंड मशीनरी पर 5% और फर्नीचर पर 20%। तो अब मैं ये पूरा क्वेश्चन चाहूंगा कि आपको एक बार करा दो खुद से। देखो, सबसे पहले हम बना लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। वैसे मैं आपको बता दूं कि दोनों अकाउंट साथ बनते हैं बेटा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट आई नो हमारे पास कमी है थोड़ी, कमी मतलब कि शीट की कमी है ना। तो यहां पर डिंग 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 डिंग, हमारे जितने भी अकाउंट, मैं बात करूं ट्रेडिंग अकाउंट की, मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ये हमारे दोनों के दोनों किस नेचर के अकाउंट है, नॉमिनल नेचर के अकाउंट है। किसके, नॉमिनल नेचर के। तो ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब अब हम देखेंगे सबसे पहले कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं। देखो, ओपनिंग स्टॉक था, याद करते जाओ और जो जो चीजें याद आ जाए वो लिखते जाओ। ओपनिंग स्टॉक था, डेबिट में आता है। परचेज था और परचेज रिटर्न भी था, लेस परचेज रिटर्न,
ठीक है, और वेजेस भी था और आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से क्लोजिंग स्टॉक भी था और क्लोजिंग स्टॉक में दो वैल्यू थी, 24,000 और 30,000। तो हम 24,000 वैल्यू को यहां पर लिख लेते हैं, थोड़ा रंग बिरंगा कर देते हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से लाइटिंग थी फैक्ट्री की, तो लाइटिंग भी हम यहां पर लिख देते हैं। सेल्स था तो सेल्स क्रेडिट साइड में आएगा, और सेल्स रिटर्न भी था तो लेस सेल्स रिटर्न को भी लिख देते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया। हमने ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, परचेज डाल दिया, कैरेज इनवार्ड, कैरेज इनवार्ड रह गया हमारा, टू कैरेज इनवार्ड, तो टू कैरेज इनवार्ड भी डाल दिया हमने। चलिए जो जो डाल दिया उस पर हम हरा टिक कर देंगे। देखो ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, कैरेज इनवार्ड हो गया, वेजेस हो गया, उसके बाद सेल्स हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, और यहां पर कुछ आएगा नहीं, और लाइटिंग हो गया। बस अब वैल्यू लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेज 80,000। चलिए ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेज 80,000, और रिटर्न कितना किया है वो देख लेते हैं। परचेज रिटर्न है 4,000 रुपए का, तो यहां लेस 4,000 रुपए, और बाहर आ जाएगा 76,000। और देखते हैं वेजेस की वैल्यू कितनी थी। वेजेस की वैल्यू थी 42,000 और आउटस्टैंडिंग था 3,000 रुपए। तो वेजेस आपने यहां डाले 42,000 और आउटस्टैंडिंग था 3,000, तो जोड़कर बाहर आ जाएगा 45,000 से थोड़ा सा 45,000। ठीक है, उसके बाद लाइटिंग और कैरेज इनवार्ड। लाइटिंग थी 1,400 की और कैरेज इनवार्ड था 3,600 का। तो लाइटिंग थी 1,400 और कैरेज इनवार्ड 3,600। अब क्लोजिंग स्टॉक हुए, सेल्स हमें कितना दे रखा था, सेल्स दे रखा था 2,70,000 और 6,000 का रिटर्न है। ठीक है, 2,70,000 और 6,000 का रिटर्न है, तो ये हो गया हमारा 2,64,000 का। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, सारी चीजें हो गई ट्रेडिंग की। ये हो गया, 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 उसके बाद ये हो गया, और कोई एडजस्टमेंट, ये हो गई एडजस्टमेंट, ये वाली भी हो गई। चलिए सब हो गया। अब बैलेंस कर देते हैं। इधर का जो बैलेंस आएगा वो आएगा आपका 2,88,000, 2,88,000। इधर का मैं टोटल करता हूं, ये हमारा आएगा 20,000 और 96,000, 96,000 और आपका 45,000, 1,41,000 और 5,000, तो ये आपका आ जाएगा 1,46,000। तो 2,88,000 में से 1,46,000 को माइनस करेंगे 0,00241, 1,42,000 का आ रहा है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितने का, 1,42,000 का। अब 1,42,000 बैलेंस क्या कर देंगे, 2,88,000। ये हमारा बन गया ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेट सेम रहेगा उसका भी, जैसा आपने ट्रेडिंग का करा था वैसा ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। डिंग 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 डिंग। चलिए कलर चेंज कर लें थोड़ा सा। चलिए DR CR, पापा वाला फॉर्मेट रहता है, आपको मालूम है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखो सबसे पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ ट्रेडिंग में, उसे हम कहां डालते थे, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था मैं 1,42,000। अब जरा याद करते जाओ, याद करते जाओ, तो मैं बताऊं सैलरी आपको दे रखा था
और सैलरी के साथ साथ आउटस्टैंडिंग भी है, तो ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। याद करो इंश्योरेंस भी दे रखा था, तो टू इंश्योरेंस, और हम इसमें लेस करेंगे प्रीपेड, आपको दे रखा है क्वेश्चन में। याद करो डेप लग रहा है, हाँ सर डेप लग रहा है, और शायद दो चीजों पर लग रहा है, तो टू डेप्रीशिएशन, दो चीजों पे डेप लग रहा है, तो टू डेप्रीशिएशन। और कुछ रह गया है और हमें चीजें को देख के याद आएगा। चलिए चलते हैं पीछे। सबसे पहले यहां देखा प्रॉफिट लॉस का कैरेज आउटवर्ड 800 रुपए, कैरेज आउटवर्ड नहीं डाला हमने, तो टू कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड 800 रुपए। उसके बाद देखते हैं और क्या नहीं दे रखा। यहां पर सैलरी हो गया, डिस्काउंट, डिस्काउंट डालना है सीआर साइड में, बाय डिस्काउंट। और क्या रह गया यहां पर, ट्रैवल एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्सेस, जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, ट्रैवल एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्सेस पे डाल देता हूं, तो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और टू रेंट एंड टैक्सेस, ठीक है। और क्या रह गया है, जनरल एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस शायद हो गया, जनरल एक्सपेंसेस इंश्योरेंस हो गया, टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। अब अमाउंट एक बार लिख लेते हैं बेटा। सबसे पहले आउटवर्ड का हो गया, सैलरी का था 27,500 और आउटस्टैंडिंग था 2500, तो 27,500 और 2500, तो सैलरी अंदर डालेंगे 27,500 और 2500 को ऐड करेंगे, तो ये हो गया आपका 30,000। रंग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस का कितना था, इंश्योरेंस का था 1500 और प्रीपेड है 300, तो 1500 और प्रीपेड है 300, तो ये आएगा 1200 रुपये। और क्या क्या वैल्यू दे रखी है, अब आपका आएगा यहां पर डेप्रीशिएशन लगना था, डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे 5%, तो प्लांट एंड मशीनरी है 90,000, 90,000 का 5% हो गया 4,500, तो प्लांट एंड मशीनरी 90,000 का 5% 4,500। और किस पर डेप लगना है, और लगना है फर्नीचर पर 20%, तो फर्नीचर कितने का था 8,000 का, 8,000 बेचारा फर्नीचर है, उस पर भी 20% डेप लगा दिया। हाँ कितनी अजीब की बात है। 8,000 का 20% 1,600, तो फर्नीचर 1,600, तो ये हो जाएगा हमारा 6,100, ठीक है। सैलरी हो गई, इंश्योरेंस हो गया, डेप हो गया, कैरेज आउटवर्ड हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना का था, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3,700, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3,700। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस 7,200, तो रेंट एंड टैक्सेस 7,200। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस 10,500, तो जनरल एक्सपेंसेस 10,500, ठीक है। डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट था 5,200, तो डिस्काउंट आपका आ गया 5,200। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं प्रॉफिट लॉस वाली चीजें क्या क्या ले ली हमने कैरेज आउटवर्ड ले लिया है, हमने सैलरी ले ली है, हमने डिस्काउंट ले लिया है, हमने ट्रैवल एक्सपेंस ले लिए हैं, हमने रेंट एंड टैक्स ले लिया है, हमने जनरल एक्सपेंस ले लिया, हमने इंश्योरेंस, सारी चीज हो गई। चलिए टोटल कर लेते हैं। एडजस्टमेंट में हमने ये वाली एडजस्टमेंट कर ली है, ये वाली कर ली है, ये वाली कर ली है, ये वाली कर ली है, और ये वाली एडजस्टमेंट सारी हो गई। चलिए प्रॉफिट लॉस का टोटल करते हैं। अब इधर का टोटल करेंगे तो ये आएगा 1,47,200। एक बार देख लेते हैं यहाँ कितना आएगा,
30,000 और 1200, 31,200, यहां पर लिख लिया मैंने 31,200, 6,100 और 800, 6,900, 6,900। तो 0 0 11 1 6 7 8 और 3, तो ये हो गया आपका 38,100, 38,100। तो यहां मैं लिख लिया 38,100। इसमें ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब 3,700, ये आपका 10,900, 10,900 और 10,500। तो ये आपका हो गया 0 0 5 9 5, 59500 आ रहा है डेबिट साइड का, तो ये माइनस कर दो 59500। तो ये 0 0 7, 6 में से 9 गए आपके 7, अगेन 13 में से 5 गए 8, 87700, ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। तो टू नेट प्रॉफिट कितना आएगा 87700। मैं यहां लिख देता हूं बेटा, कंफ्यूज मत होना, 87700। अब इस नेट प्रॉफिट का क्या किया जाएगा, इस नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में जो आपकी लायबिलिटी साइड में कैपिटल है उसमें इस नेट प्रॉफिट को जोड़ दिया जाएगा। चलिए, हाँ जी, तो बैलेंस शीट भी देखने लगे आज। चलिए सर देख लेते हैं बैलेंस शीट। चलिए, ये आपकी बैलेंस शीट फॉर्म में बना लेते हैं। डिंग 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 डिंग। यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज और अमाउंट, एसेट्स और आपका अमाउंट। चलिए, तो पहले लायबिलिटी साइड देख लेते हैं क्या क्या दे रखा था। लायबिलिटी साइड में आपका क्रेडिटर्स, बीपी और कैपिटल। तो सैंड्री क्रेडिटर्स, सैंड्री क्रेडिटर्स, उसके बाद बिल्स पेबल, उसके बाद बिल्स पेबल और उसके बाद आपका क्या कैपिटल। कैपिटल में ऐड नेट प्रॉफिट और लेस ड्राइंग्स। ये याद रखिएगा, कैपिटल में से जो नेट प्रॉफिट हम उसे ऐड करते हैं और ड्राइंग्स को लेस करते हैं। और क्या दे रखा है लायबिलिटीज के लिए, अरे कहां जा रहे हो भाई, पीछे आओ। ये हो गया कैपिटल हो गया, उसके बाद आपका और कुछ नहीं है। अरे वाह, एसेट साइड में देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और आपका डेटर्स। और क्या क्या दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स हो गया। ठीक है, और कुछ दे रखा है बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड। चलिए, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल्स, कैश इन हैंड। चलिए, अब सबकी वैल्यू लिखते जाते हैं। अब देखो एडजस्टमेंट में देखते हैं क्या क्या दे रखा था। यहां पर आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा 24,000 का एसेट साइड में, तो क्लोजिंग स्टॉक 24,000। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दे रखा था आउटस्टैंडिंग वेजेस भी थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी थी, दोनों ही लायबिलिटीज में आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ठीक है, अब उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस था, तो वो एसेट साइड में आएगा बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो वो एसेट साइड में आएगा। और क्या एडजस्टमेंट था, ये हो गया, ये हो गया। डेप लगना था, तो डेप का अमाउंट माइनस होके आएगा, चलो वो तो कर देंगे। अब हम अमाउंट लिख लेते हैं। क्रेडिटर्स बीपी कितने के थे, क्रेडिटर्स थे 25,000, 1,800, 75,000। तो 25,000, 1,800, 75,000, तो 25,000, 1,800 और 75,000 यहां लिखेंगे।
इसमें नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, कितना था नेट प्रॉफिट 87700, यही आएगा ना, हाँ यही आएगा 87700। तो इसको ऐड करेंगे यहां पर 87700, तो ये टोटल हो जाएगा 0 0 7 12 1 16, 1,62,700। अब ड्राइंग्स कितनी दे रखी थी, ड्राइंग्स आपको दे रखी थी 18,000, तो ड्राइंग्स 18,000 माइनस होगी, तो ये आ जाएगा 0 0 7, 1 के 12 में से 8 गए, 4 बचे, 5 में से 1 गया, 4 बचा 1, तो 1,44,700 का हमारा आ रहा है क्या, ड्राइंग्स आ रही है। आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी कितना था, आउटस्टैंडिंग वेजेस था हमारा 3,000 और 2,500, चलिए 3,000 और 2,500, 3,000 और 2,500। एसेट साइड की बात करूं मैं तो डेप किस पर लगा था, डेप लगा था प्लांट और मशीनरी पर 4,500, पहले वैल्यू लिखता हूं, प्लांट मशीनरी 90,000, 8,000, 52,000, 90,000, 8,000, 52,000, तो आपका 90,000, 8,000, 52,000, प्लांट और मशीनरी का 90,000, फर्नीचर का 8,000 और डेटर्स का 52,000। बीआर और कैश रेंट कितना दे रखा था, बीआर था 2,500, 6,300, 2,500 और सॉरी ये अंदर क्यों डाल रहे हो, और ये भी अंदर क्यों डाल रहे हो, कितना था डेटर्स 52,000, 2,500 और 6,300। प्रीपेड एक्सपेंसेस शायद से थे आपके 300 रुपए के, ठीक है ना। अब इस पर डेप लगा दे रहा हूं बेटा, इस पर 90,000 था, डेप लगा था लेस प्लांट और मशीनरी पर डेप्रिसिएशन था 4,500 का, और इस पर जो डेप था वो था 1,600 रुपए का, तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 4,000 माइनस कर दो तो कितनी बचेगी 86,000, यानी कि 85,500 इसकी वैल्यू आएगी, और 6,400 इसकी वैल्यू आएगी। सारी वैल्यू हो गई। चलिए अब हम टोटल कर लेते हैं एक बार और देखते हैं क्या बैलेंस शीट हमारी मैच हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखो यहाँ पर ये हमारा 85,500 है और ये हमारा है 6,400, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0 9 और आपका ये 6 और 5 11, एक कैरी 91,900 दोनों का आ गया। अब 91,900 में 52,000 रुपये जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 0,093 और ये आपका 1,143,900। अब 2,500 और 6,300 तो 1,43,900 ये आपके 2,500 और 6,300, तो 0 0 ये आपका 9 और 5 14 और 3 17, एक कैरी 3 4 2 6 12, एक कैरी 5, 152,700 में 24,300 जोड़ेंगे और ये 1,77,000 आएगा एसेट साइड का टोटल, 1,77,000। यहां का करते हैं 25,000 और 1,800 26,800 और उसमें जोड़ेंगे 1,447,000, तो ये आपका आएगा 0 0, ये आपका हो गया 5 1 कैरी 7 और 4 11, एक कैरी 2 और 3 और 7 1,171,500। अब 1,750 में ये आपके हो गए 500, 2.5 हो गए 4 और 3, ये भी आपका हो जाएगा 1,77,000। मुबारक हो मुबारक हो भाई, बैलेंस शीट मैच हो गई है और एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों साइड बराबर आ रहा है 1,77,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीवेबल्स। एक्रूड इनकम का मतलब है आपने कुछ बेनिफिट अभी मिले नहीं है, या फिर आपने जो मेहनत करी है, मेहनत तो कर ली लेकिन उसका पैसा भी नहीं मिला है, यानी कि आपने इनकम कमा तो ली, आपने पैसा कमा तो लिया
लेकिन अभी उसका जो एक्चुअल पैसा है वो मिला नहीं है, इसीलिए हम इसे एक्रूड इनकम या हम बोलते हैं अर्न इनकम, कमा लिया लेकिन अभी पैसा मिला नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इट इज क्वाइट कॉमन दैट सर्टेन आइटम्स ऑफ इनकम जैसे कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, कमीशन है, रेंट है, जो हम करेंट ईयर में अर्न करते हैं लेकिन हो सकता है वो अभी हमें करेंट ईयर में मिला नहीं है, मिलना बाकी है, वो अभी हमारी एक्रूड इनकम है, हमारी एक एसेट्स है। याद करो जब खर्चे की बात आ रही थी आपने पेड करना था, पेड करा नहीं था, ऐड कर रहे थे, आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड कर रहे थे, कुछ वैसा ही है लेकिन ये पैसा आपके पास आना है। आपके पास 15,000 रुपए आने थे, 12,000 ही आए हैं, 3,000 अभी एक्रूड है, टाइम निकल गया, अभी आए नहीं है, आएंगे। तो एक्रूड इनकम भी हमारी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अगर वैसे तो मोस्टली केसेस में हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की ही एक्रूड इनकम होती है, कमीशन नहीं मिला, रेंट अभी नहीं मिला है ना, ब्याज अभी हमें नहीं मिली है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट साइड में जो कमीशन जाती है उसमें ऐड कर देंगे एक्रूड इनकम, और ये एक्रूड इनकम हमारे लिए एक एसेट्स है, तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां भी हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या लिखा हुआ है कि सच इनकम आर नोन एज एक्रूड इनकम या अर्न इनकम। सच इनकम ऑन द वन हैंड विल बी शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये इनकम जिस इनकम से रिलेट कर रही है या तो उसमें ऐड होता है या डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट साइड में आएगा और बैलेंस शीट में ही हमारा एसेट साइड में आएगा, क्योंकि ये भी रिसीव होना है, हुआ नहीं है। देखो यहां पर आपसे दे रखा है कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। अब आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, कमीशन कमा तो लिया लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ है, कितने का, 3,000 रुपए का। तो आप प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट साइड में कमीशन रिसीव्ड 15,000 और इसी में ऐड कर दोगे एक्रूड कमीशन, कितना, 3,000 रुपए, टोटल कितना हो जाएगा, 18,000 रुपए। तो देखो यहां पर इनने इस तरीके से एडजस्टमेंट किया है, बाय कमीशन एड एक्रूड कमीशन 3,000 और टोटल 18,000। सर अगर ऐसा हो जाए कि किसी ने इनकम पहले दे दी हमें एडवांस के रूप में लेकिन हमने अभी उसका वो काम नहीं करा, भाई एक्रूड इनकम को तो हम ऐसा कह रहे हैं कि हमने इनकम कमा ली, मिली नहीं। कोई इनकम जो पहले से मिल गई लेकिन अभी हमने कमाई ही नहीं है, अर्न इनकम, तो वो हमारी एक लायबिलिटी हो जाएगी। मतलब देखो एक्रूड कमीशन एसेट्स हो जाएगी, और सेम बात है कि इफ एक्रूड इनकम हैव बीन मेंशन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो सिर्फ एसेट्स में 3 चीजें, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अब एक्रूड इनकम, ये तीनों अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी है तो इसका एडजस्टमेंट सिर्फ बैलेंस शीट में होगा और कहीं नहीं होगा, क्योंकि मान के चलेंगे कि हो सकता है उसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। चलिए अनअर्न्ड इनकम, अभी मैं जिक्र ही कर रहा था, आपको कमीशन मिली 50,000 रुपए, जिसमें से 45,000 रुपए आप कमा चुके हो, 5,000 रुपए की ये जो कमीशन मिली है ये भी एडवांस में मिली है, इसके लिए आपने कोई भी चीज अभी दी नहीं है। तो जब एक्रूड इनकम था आप उसको प्लस कर रहे थे, ये इनकम पहले से ही मिल गई है आपको, अभी आपको इसके बदले में ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना बाकी है, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अर्न इनकम कमा लिया है लेकिन अभी मिला नहीं है, अर्न इनकम, इनकम आपको एडवांस में मिल गई है लेकिन अभी आपने जिम्मेदारी पूरी नहीं करी है। जैसे आप किसी नए फोन की लॉन्चिंग होती है ना, तो देखा होगा प्री बुकिंग होती है उसकी, तो उस तरीके का है ये अर्न इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इट में ऑल्सो हैपन दैट अ सर्टेन इनकम इज रिसीव्ड इन द करेंट ईयर बट द होल अमाउंट ऑफ इट डज नॉट बिलोंग टू द करेंट ईयर। हो सकता है आपको कोई इनकम रिसीव हुई हो इस साल, लेकिन उस साल का पूरा अमाउंट उस साल का नहीं है, अगली साल के लिए भी है, तो उसके लिए भी आपको काम करना बाकी है। सच पोर्शन को हम क्या कहते हैं,
अर्न इनकम और इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न। इसी साल का नहीं है, अगली साल का है। ट्रीटमेंट क्या होगा, जो आपकी इनकम होगी क्रेडिट साइड में आप जहां इनकम को डाल रहे हो अर्न इनकम को उसे लेस कर दोगे और ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है। तो देखिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन बोल रहा है रेंट रिसीव कितना है, हमें 39,000 का रेंट मिला है जिसमें से 3,000 रुपए अर्न है, यानी कि अभी आपने अर्न नहीं करा। इस साल का 36,000 है, 3,000 तो अगली साल का मिल गया अभी से। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में डालेंगे रेंट रिसीव 39,000 लेस अर्न इनकम 3,000 रुपए और लायबिलिटी साइड में भी डालेंगे अर्न इनकम 3,000 रुपए। चलिए तो ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में डाला है रेंट 39,000 लेस अर्न इनकम 3,000 रुपए और इसी को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो करते हैं अर्न इनकम। सेम कंसेप्ट, चाहे प्रीपेड हो, चाहे आउटस्टैंडिंग हो, चाहे एक्रूड हो, चाहे अर्न इनकम हो। अर्न इनकम कैसी अर्न, हाँ जी अर्न इनकम हो। अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी है तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में उसका ट्रीटमेंट करना है। हाँ जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई हमारे जो बिजनेसमैन हैं, जो प्रोपराइटर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। अब जब पैसा लगाया है तो उसके बदले में उसको ब्याज भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, पार्टनर कहेगा मुझे भी चाहिए ब्याज, क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। तो फर्म जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रही है उसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एक एक्सपेंस है ना, जा तो पार्टनर के पास रहा है, तो उसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। और जब आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो कैपिटल में इस ब्याज को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो क्या कह रहा है, यूजली इन ऑर्डर टू असर्टेन द ट्रू एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस इंटरेस्ट एट अ नॉर्मल रेट इज चार्ज ऑन द इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस। जितना पैसा उसने बिजनेस में लगाया उस पैसे पर वो कुछ ना कुछ ब्याज भी लेता है ताकि ये भी मालूम करता रहे कि हमारा जो बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट मे बी कंसीडर्ड एज द रियल प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस एंटरप्राइज। जो भी प्रॉफिट था उसमें से उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा दिया, फिर जो पैसा बचा उसको हम मान के चलते हैं रियल प्रॉफिट। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर मालिक इज ट्रीटेड एज अ लोन टू द बिजनेस अर्निंग इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट। वो आपने देखा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट वाला, जो पैसा मालिक लगाता है उस पैसे को हम कैपिटल मान के चलते हैं, वो हमारे बिजनेस के ऊपर एक इंटरनल लायबिलिटी है ना। So if this amount have not been invested in the business, it would even then have earned some internal outside. As such, the proprietor want interest for his capital and profit for the risk undertaken by him. अगर ये पैसा किसी दूसरे से लेकर लगाया था तो उसे भी ब्याज देनी पड़ती, तो भाई मालिक भी पैसा दे रहा है, वो रिस्क ले रहा है, तो रिस्क के बदले उसे ब्याज भी चाहिए। तो ये एंट्रीज होती हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन बनाता है, पार्टनर बनाते हैं, पार्टनर्स का चीज है, पार्टनर के लिए फायदा है तो सीआर किया है, और क्या आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए ट्रीटमेंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है हमारे लिए, तो कहां जाएगा, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और जो हमारा प्रोप्राइटरी कैपिटल में उसे हम ऐड कर देंगे। अब सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स करी है, अपने पर्सनल खर्चे के लिए पैसा निकाला है, तो इसका ट्रीटमेंट अभी आप देख चुके हो, ब्याज देनी पड़ती है, ब्याज देनी पड़ती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ता है। जब पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा तो वो ड्राइंग्स है। ट्रीटमेंट में हम जब कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस कर रहे हैं, अब ये ब्याज जो है वो फर्म को मिलेगी, फर्म के लिए एक फायदा है, और प्रॉफिट एंड लॉस में हम इसे क्रेडिट साइड में डालते हैं। तो क्या कह रहा है, ओकेजनली जो प्रोपराइटर है वो कुछ पैसा निकालता है या गुड्स निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, सच विड्रॉल को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। इफ द फर्म पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज फुली जस्टिफाइड दैट इट शुड आल्सो बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर आप
अपनी कैपिटल के रूप में हमसे ब्याज भी ले रहे हो, तो अगर आप हमारे बिजनेस से ड्राइंग्स कर रहे हो तो हमारा भी हक बनता है कि हमको भी चाहिए, हमको भी ब्याज चाहिए। किस पर? ड्राइंग्स पर चाहिए। चलिए अब यहां पर देखो, आपको कैपिटल भी दे रखा है और ड्राइंग्स भी दे रखा है। कैपिटल है 5 लाख, चार्ज 3000 एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब 3000 एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो ये हमारा कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, यहां पर आपने एंट्री देखी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक गेन है बिजनेस के लिए, इसीलिए हम उसे कहां डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। सेम टाइम प्रोप्राइटर के लिए एक एक्सपेंस है, तो ये हमारा कैपिटल में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। हाँ जी, ये आपको दे रखा है पूरा परफॉर्मा। प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने डाला क्रेडिट साइड में, कैपिटल में से आपने ड्राइंग्स को भी लेस करा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी लेस कर दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन, आप जब बैंक से ब्याज लेते हो, आप जब बैंक से ब्याज लेते हो, ब्याज लेते हो लोन लेते हो? लोन लेते हैं सर, ब्याज तो ना लेते हैं। तो आपने बैंक से लोन लिया, अब भाई बैंक वाले आपके रिश्तेदार तो है नहीं कि लोन दे देंगे और ब्याज नहीं लेंगे। बहुत सारी आपने मूवीज देखी होगी ना, पता नहीं क्या क्या ले लेते हैं लोन की ब्याज के बदले में। तो वहां पर आप ब्याज दे रहे हो, लोन की इंटरेस्ट दे रहे हो। लोन एक लायबिलिटी है और इंटरेस्ट ऑन लोन एक हमारे लिए एक्सपेंस है। तो जब हम लोन की ब्याज देते हैं तो हमारे लिए एक एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है। ठीक है, अब ये जब हम ब्याज देते हैं, अगर मान लो आपको लोन देना था, दिया नहीं है, तो ये हमारे लोन अकाउंट में क्या हो जाएगा? एक लायबिलिटीज की तरह परफॉर्म करेगा। तो देखो, जनरली आइटम लोन अपीयर्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल। बेसिकली आपको जो लोन है वो क्रेडिट साइड में दिया होगा, इसका मतलब है अमाउंट हैज बीन बोरोड फ्रॉम सम पर्सन और फ्रॉम द बैंक। वो पैसा जो आपने किसी पर्सन से या किसी बैंक से लिया है। ठीक है, लोन एक लायबिलिटी है हमारे ऊपर और इसका जो ब्याज है वो हमारे लिए एक एक्सपेंस है। इफ अप टू डेट इंटरेस्ट हैज नॉट बीन पेड ऑन द लोन, द अनपेड इंटरेस्ट विल हैव टू बी कैलकुलेट ऑन विल बी ट्रीटेड जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर आपने टाइम टू टाइम ब्याज नहीं दी, तो जितनी ब्याज अभी नहीं दी है वो एक तरीके से आपकी आउटस्टैंडिंग हो गई। If the item of loan appears on the debit side of trial balance, it will mean that amount has been lent to the outside. अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लोन दे रखा है, मतलब हमने लोन किसी को दिया है, ब्याज हमको मिलेगी। अगर ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड में लोन दिया हुआ है, मतलब लोन हमने लिया है, हमारे लिए वो एक लायबिलिटी है, ब्याज हमको देनी पड़ेगी। वही आपसे हम बात कह रहा है। ट्रीटमेंट, एज्यूमिंग दैट द लोन अपीयर्स ऑन द क्रेडिट साइड। अगर लोन क्रेडिट साइड शो हो रहा है, मतलब हमने लोन दिया है, हम ब्याज देंगे। इंटरेस्ट ऑन इट विल बी एन एक्सपेंस, और इसे हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। और फिर जस्ट इसका उल्टा, ये आपको दे रखा है लोन फ्रॉम बैंक। देखो कहां दे रखा है? ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट साइड में। देखो मतलब कि हमने लोन लिया है, हमारे लिए लायबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज ड्यू फॉर द होल, पूरे साल की ब्याज अभी दी नहीं है, आउटस्टैंडिंग हो गई, ऐड हो जाएगी बैलेंस शीट में। आप क्या करोगे? ऐड हो, कितनी ब्याज है? 60,000 की ब्याज है और ये बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगी। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है बढ़िया सा। सबसे पहले हम बारी बारी से देख लेते हैं कौन सी चीज कहां जाएगी। परचेज एंड सेल दोनों ही ट्रेडिंग का हिस्सा है। परचेज आपका डेबिट में जाएगा और सेल्स आपका क्रेडिट में जाएगा। रिटर्न इनवार्ड, सामान आपके पास वापस आ रहा है, यानी कि ये आपकी सेल्स रिटर्न है, सेल्स में से माइनस हो जाएगी। रिटर्न आउटवार्ड, सामान आपके पास से वापस जा रहा है, ये आपकी परचेज रिटर्न है। कैरेज अब नहीं दे रखा कौन सी कैरेज है, तो ट्रेडिंग में जाएगी ये। वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगी। ट्रेड एक्सपेंसेस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। रेंट प्रॉफिट लॉस में जाएगा। इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस में जाएगा डेबिट में। ऑडिट फीस प्रॉफिट लॉस में जाएगा। डेटर्स एसेट्स है और क्रेडिटर्स लायबिलिटी है। बीआरबीपी बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट्स है और बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा।
कमीशन, अब डीआर है या सीआर है, सीआर है, तो हमको मिल रहा है प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड में जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों ही एसेट्स हैं, बैंक लोन लायबिलिटी है, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगा, और अगर बोल रखा है कि पेड नहीं करा तो हम उसको प्लस भी कर देंगे, कैपिटल लायबिलिटी में जाएगा, ड्रॉइंग्स कैपिटल में से लेस हो जाएगा और फिक्स एसेट्स हमारी एसेट साइड में जाएगी। अब देखते हैं क्या कुछ एडजस्टमेंट दे रखा है। देखिए स्टॉक दे रखा है साल के लास्ट में 60,000, कुछ कंपैरिजन नहीं दे रखा तो आप डायरेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में इसको डाल देंगे। फिक्स एसेट्स पर डेबिट, फिक्स एसेट्स का 10% निकाल के आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डाल देंगे और एसेट्स में जो फिक्स एसेट्स आएगी उसमें से डेबिट को माइनस करके वैल्यू को डालेंगे। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि एक्रूड इनकम है, कमीशन आपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में डाली और उसमें ये 400 रुपए ऐड कर देंगे और यही 400 रुपए जब आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो एसेट साइड में भी डाल दोगे। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, अब ये अर्न है, अर्न इनकम, यानी कि रेंट आपने डाला प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, उसमें से ये अमाउंट लेस करेंगे और यही अमाउंट हम लायबिलिटी में भी शो करेंगे। 8% ब्याज मिल रही है तो कैपिटल का 8% निकालकर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट में कैपिटल में भी ऐड कर देंगे। और 900 रुपए ड्रॉइंग्स है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में और कैपिटल में 900 रुपए ये माइनस कर देंगे। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। अब ये जो एडजस्टमेंट है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, आगे जब 12th में आपको करोगे तो बहुत ज्यादा काम आएगी। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। ये ए है और ये है आपका स्मार्टी बॉय राजेश। कौन है? स्मार्टी बॉय राजेश। अब मालूम है आपको स्मार्टी बॉय कैसा लगता है, मैं आपको दिखाऊं। ये आपका स्मार्टी बॉय राजेश, तो ये आपका स्मार्टी बॉय राजेश है। तो इसने, ए ने बी को सामान बेचा उधार, और जब हम किसी को सामान उधार बेचते हैं वो हमारा डेटर कहलाता है। अब वो हमको कुछ पैसे देगा, तो उधार बेचा है, उधार बेचा है तो वो हमको पैसे देगा। आपने उसे फोन किया कि भाई साहब वो पैसा आना था, पैसा, तो उसने कहा अरे पैसा आना था, 5 मिनट में गूगल पे कर रहा हूं, 5 मिनट में जी पे कर रहा हूं, अभी सॉरी गूगल पे कर रहा हूं, जी पे नहीं कर रहा, 5 मिनट में। तो आपको समझ आ गया कि सारा का सारा पैसा सेफ है, सारा पैसा आना है, कोई पैसा नहीं है जाना। डेटर्स आर ऑल गुड्स, इसको हम कहते हैं डेटर्स आर ऑल गुड्स। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, अब आपको सोचना लग गया कि यार पैसा तो अभी आया नहीं। आपने फोन किया, भाई साहब वो पैसा आना था, क्या हुआ उस पैसे का? उसने कहा भाई साहब आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही है। आप समझ गए आवाज नहीं कट रही है, आपका काटा जा रहा है। आपने अपने पास से ही कुछ प्रोविजन बनाना शुरू कर दिया कि हो सकता है कि इतना पैसा शायद नहीं आए, तो आपने प्रोविजन बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अकाउंट्स का तो प्रिंसिपल कहता है कंजर्वेटिज्म कि हमें लॉस के बारे में भी ध्यान देना है। प्रोविजन बना लिया, अब एक्चुअल में पैसा नहीं आया, वो दिवालिया घोषित हो गया और पैसा नहीं आया। ये बैड डेब्ट्स क्या है? नुकसान है सर। क्या है? नुकसान है। तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, बैड डेब्ट्स प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा पूरा, किसका? बैड डेब्ट्स का। ये फॉर्मूला आपको अपनाना है हर जगह। बैड डेब्ट्स जो आपको दे रखा होगा, फर्दर बैड डेब्ट्स यानी कि और बैड डेब्ट्स हो गया, प्लस करना है न्यू प्रोविजन, जो डेटर्स दे रखे होंगे उसमें से फर्दर बैड डेब्ट्स को माइनस करने के बाद जो डेटर्स की वैल्यू बच रही है उससे नया प्रोविजन बनाना है, याद रखना। और ओल्ड प्रोविजन हो सकता है आपको पहले का कोई प्रोविजन दे रखा हो। अब हम समझते हैं, पर्सन टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट आर नोन एज डेटर्स। ऐसे लोग जिसको हम सामान बेचते हैं उधार, वो हमारे कौन कहलाते हैं? डेटर कहलाते हैं। Sometimes due to the dishonesty, death, insolvency, fully amount is not recovered from। कभी कभार
उन्होंने गद्दारी कर दी, धोखा दे दिया, कॉल वेटिंग में जा रहा है और कहा जा रहा है कि बुआ से बात हो रही है, और आपको याद आया बुआ तो है ही नहीं कोई और बुआ खा रहा है। तो समटाइम ड्यू टू डिसऑनेस्टी, कभी कभी आपसे डिसऑनेस्टी करी गई, डेथ हो गई उस डेटर्स की, या वो इंसॉल्वेंट हो गया, उस चक्कर में सारा का सारा पेमेंट आपके पास नहीं आना। जितना पैसा साबित हो गया कि भाई साहब नहीं आना पैसा, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा सीधा सीधा बैड डेब्ट्स हो गया। क्या हो गया? बैड डेब्ट्स हो गया, पूरा पैसा नहीं आना। व्हेन इट बिकम्स सर्टेन, जब ये साबित हो गया कि पैसा नहीं आना, उसको हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। ये एक नुकसान है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है। बैड डेब्ट्स इज अनडाउटली अ लॉस टू द फर्म, इसलिए ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है। देखो यहां पर आपको 3 चीजें रखी है। बैड डेब्ट्स 8,000 का दे रखा है, डेटर्स आपको दे रखा है 2 लाख का, और एडजस्टमेंट दे रखा है राइट ऑफ फर्दर बैड। अब मेरी बात सुनो, टोटल अगर मैं बैड डेब्ट्स की बात करूं 8,000 का था, और फॉर्मूला क्या है, बैड डेब्ट्स प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स। तो फर्दर बैड डेब्ट्स कितने के हो गए? 10,000 के। टोटल डेटर्स कितने हो गए? 18,000। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, ये 18,000 रुपए तो आपने डाले प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन जब ये डेटर्स की वैल्यू आप डाल रहे होंगे 2 लाख रुपए, इसमें से सिर्फ आपको 10,000 माइनस करने, 8,000 नहीं माइनस करने। 8,000 तो पहले से ही मालूम था कि वो बैड डेब्ट्स हो गया, वो तो अमाउंट हमने पहले से डिडक्ट कर दिया इसमें से। अब जो दूसरे डेटर्स हैं उन पर बैड डेब्ट्स हो गया 10,000 रुपए का। तो देखिए आगे आपसे दे रखा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अभी आपने जो क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ आपने बैड डेब्ट देखा था। अब अगर साथ में प्रोविजन भी चल रहा हो तो आपको डाउट था, आपको पहले से ही मालूम था कि इससे पैसा नहीं आएगा, तो कुछ ना कुछ प्रोविजन हम बना लेते हैं। तो क्या कह रहा है, even after deducting the amount of actual bad debts from the debtors, the list of debtors at the end of the year may include some debt which are either bad or doubtful। हमने डेटर्स में से एक्चुअल जो बैड डेब्ट्स था वो घटा दिया, और साल के लास्ट में हो सकता है कुछ डेटर ऐसे हो जो हमारे बैड डेब्ट होने वाले हो या हमें डाउट हो। इस कंडीशन में as the amount of actual loss on account of current year bad debt would be known only in the next year when the amount is realized from debtors, a provision is created to cover any possible loss। हमारे पास डेटर से कितना पैसा आएगा वो तो जब साल का एंड होगा, अगले साल की शुरुआत होगी, तब हमें एक्चुअल मालूम पड़ेगा इतना आया। तो बैड डेब्ट्स के बाद भी हो सकता है कुछ पैसा आपके पास ना आए, तो पहले से प्रोविजन क्रिएट कर लो। अगर घाटा हो गया तो वो घाटा प्रोविजन में से क्रिएट किया जाएगा। इसीलिए सच अ प्रोविजन क्रिएटेड एट अ फिक्स परसेंटेज ऑफ डेटर एवरी, हर साल एक फिक्स परसेंटेज से हम डेटर्स पर प्रोविजन बनाते हैं, ताकि हमें डाउट है हो सकता है इतना पैसा नहीं आए, तो वो हम अपने पास से प्रोविजन में से दे रहे हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, the term provision should be used instead of reserve because the aim is not to strengthen the financial position of business but to cover an expected future loss। इसको हम रिजर्व नहीं लिखेंगे, इसको प्रोविजन लिखेंगे, क्योंकि हमें यहां पर मोटिव ये नहीं है कि हम अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छी करना चाह रहे हैं। हमें कोई लॉस हो, उस लॉस को कवर करने के लिए हमने ये प्रोविजन बनाया है, इसलिए हमें इसका टर्म प्रोविजन ही इस्तेमाल करना है। ट्रीटमेंट क्या होगा, amount of provision for doubtful debts on the one hand shown on the debit side of the profit and loss account। जो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है एक एक्सपेंस है आपका, ये आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डालोगे, प्लस जब एसेट साइड में डेटर शो कर रहे होंगे तो वहां आप इसको लेस कर दोगे। तो क्या कह रहा है, is directed from syndicators on the side of the balance so that the debtors may appear at their eligible। अक्सर ऐसा क्यों करते हैं, 2 लाख के डेटर से 20,000 का आपने बना दिया प्रोविजन, क्योंकि आपको डाउट है कि डेटर से 1,80,000 ही आने हैं, तो 20,000 का जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट था वो आपने डाल दिया प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। और जब एसेट्स में आप डेटर्स की वैल्यू डालोगे 2 लाख, उस 2 लाख में 20,000 माइनस करके आप उसको डालोगे। आपको मेरा जो फॉर्मूला है
वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या? बैड डेब्ट प्लस फर्दर बैड डेब्ट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। इतना करने के बाद अगर आंसर प्लस में आ रहा है, वो पूरी वैल्यू आपको लिखनी है प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, और करने पर माइनस में आ रहा है तो उस वैल्यू को लिखना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। क्या कह रहा है? डेटर 60,000 के, प्रोविजन बनाना है 5%। 60,000 का 5% होता है 3,000 रुपए। तो ये 3,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डालोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और इसी 3,000 को बैलेंस शीट में जब एसेट्स आप डालोगे 60,000 की, 3,000 माइनस करके डालोगे। चलिए, अब यहां पर एक और क्वेश्चन है आपका, अच्छे से आप इसे इजीली कर सकते हैं। देखिए, ओपनिंग स्टॉक आपका कहां जाएगा? ट्रेडिंग में। फर्नीचर हमारी एसेट्स है, परचेज हमारा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, बैड डेब्ट्स हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, वेजेस हमारा कहां? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में नहीं, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, डेटर्स एसेट साइड में, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस हो जाएगा, रेंट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स तो 2100 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगा डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट में डेटर से माइनस भी होगा। डिस्काउंट कौन सी साइड है? डीआर या सीआर? सीआर साइड है, हमें मिलने वाला डिस्काउंट है। कैपिटल बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज में, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस। फिर आपका सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, कैश एसेट्स में, ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस, बिल्डिंग एसेट साइड में, एडवर्टाइजिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट आपने जो बैंक ओवरड्राफ्ट कर रखा है उस पर आपने ब्याज दी, ये भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। अब आपको देखो कुछ चीजें दे रखी हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड 36,000, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी। प्राइवेट परचेज अमाउंटेड टू 5,000 हैव बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट में एक प्राइवेट परचेज भी दे रखी है आपको, तो इस अमाउंट को हमें वहां से लेस करना पड़ेगा। प्रोविजन बनाने हैं 5% के। देखो अब इस क्वेश्चन में आपको बैड डेब्ट्स भी दिया है, बैड डेब्ट्स भी दिया है, पुराना देखो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना। आपको एक बैड डेब्ट्स पहले से दे रखा है, प्लस हम करेंगे न्यू प्रोविजन और माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविजन, ये फॉर्मूला आएगा बैड डेब्ट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। अब देखो हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स दे रखे हैं 1,800 रुपए के, तो वो मैंने 1,800 यहां डाल दिया। आपको यहां पर क्वेश्चन में फर्दर बैड डेब्ट्स नहीं दे रखे। अगर आपको फर्दर बैड डेब्ट्स दे रखे होते तो उसका मतलब था कि ये जो डेटर्स हैं उसमें से वो माइनस होता। अब ऐसा नहीं कुछ दे रखा है, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप 5% निकाल दोगे किसका? डेटर्स का। डेटर्स कहां है? 80,000। 80,000 का 5% आप निकालोगे तो कितना आएगा? 4,000 रुपए। नया प्रोविजन कितना हो गया? 4,000 रुपए। और ओल्ड प्रोविजन की बात करी जाए, ओल्ड प्रोविजन कुछ दिया हुआ है? दिया हुआ है सर 2,100 रुपए। तो आप 5,800 में से 2,100 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3,700। तो ये इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डलेगा कितना? 3,700। अगर यही बैलेंस करने के बाद माइनस की वैल्यू ज्यादा आ रही होती, उस कंडीशन में हम उस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में डालते। फिर आपसे कह रहा है एक न्यू साइन बोर्ड है कॉस्टिंग 4,000 जो कि एडवर्टाइजिंग में इंक्लूड है, तो ये फिटिंग का पार्ट है एक तरीके से, फर्नीचर एंड फिटिंग जिसे कहते हैं। 4,000 रुपए जो कि हमने एडवर्टाइजिंग में शामिल कर दिया, तो जो आपने एडवर्टाइजिंग डाला प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, उस 4,000 रुपए को आप माइनस कर दोगे इसमें से। डेप्रीशिएशन लग रहा है फर्नीचर पर और फिटिंग पर, तो जो आपका फर्नीचर की वैल्यू है कितनी है? फर्नीचर की वैल्यू 16,000। 16,000 का 10% 1,600,
और 4000 का 10% 400, दोनों का डेप आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तब एसेट साइड में फर्नीचर में से भी 1600 माइनस करोगे और फिटिंग में से भी 400 रुपए माइनस करोगे। प्लीज सारे क्वेश्चन जो लेके आया हूं ना, इनको एक्चुअल में करके देखना, कौन सी क्या एडजस्टमेंट होगी वो भी बता रहा हूं आपको साथ साथ, ठीक है। चलिए तो एक और क्वेश्चन है, इसकी डायरेक्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं, क्योंकि अब आई नो आपको चीजें अच्छे से आ गई होंगी कि कौन कौन सी चीजें कहां जानी है। जैसे ये आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में जाएगी, ये आपकी एसेट्स में जाएगी, फर्नीचर एसेट्स में जाएगा, स्कूटर एसेट्स में जाएगा, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है और आउटवर्ड परचेज रिटर्न है। 1 अप्रैल का स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है, डेबिट में आएगा ट्रेडिंग में। परचेज एंड सेल्स, परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में और सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बैड डेब्ट्स हमारा खर्चा है, लेकिन इस पर पूरा फॉर्मूला लगाएंगे। कैरेज इनवर्ड हमारा ट्रेडिंग में आएगा, जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में आएगा। बैड डेब्ट्स के प्रोविजन दे रखे हैं, इसका क्या करेंगे अभी हम समझेंगे। बैंक लोन हमारे लिए एक लायबिलिटी है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा। कमीशन कहां दे रखी है, सीआर में, तो ये हमारा प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस। स्कूटर एक्सपेंसेस डेबिट साइड प्रॉफिट लॉस। सैलरी डेबिट साइड प्रॉफिट लॉस। कैश इन हैंड एसेट साइड में, डेटर्स एसेट साइड में, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में। अब एक बार हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं। दोबारा से आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 4340, तो इसको आपने ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में डाल दिया 4340। कमीशन में 300 रुपए शामिल है, बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि ये आपकी एक अर्न इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आपने डाला कमीशन और उसमें से इसको माइनस कर दिया, और यही 300 रुपए बैलेंस शीट में आपने लायबिलिटी साइड में डालने हैं। सैलरी हैव बीन पेड फॉर 11 महीना, आपकी जो सैलरी है वो 11 महीने की पेड करी गई है, आपको 12 महीने की पेड करनी होती है। 1 महीने की भी आउटस्टैंडिंग है, तो आप 12 महीने की निकालोगे और जो आउटस्टैंडिंग आएगा वो सैलरी में प्लस करेंगे और आउटस्टैंडिंग को हम लायबिलिटी में भी शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको कहीं सैलरी दिख रही है 4400, ये 4400 11 महीने की सैलरी है, तो 1 महीने की कितनी आ गई 400, यानी 12 महीने की सैलरी कितनी होगी 4800। आउटस्टैंडिंग कितना है 400, तो सैलरी में हम 400 रुपए ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट में भी 400 रुपए को शो करेंगे। उसके बाद बैंक पर 10% की ब्याज लगनी है, ब्याज प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में जाएगी और जब लायबिलिटी में लोन लिखोगे उसमें भी ऐड हो जाएगी। बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन 5%, स्कूटर पर 15%, तो बिल्डिंग का 5% निकाल के प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में और स्कूटर का 15% निकाल के प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, और जब एसेट्स में आप इसकी वैल्यू लिख रहे होंगे तो दोनों को माइनस करोगे। राइट ऑफ 200 एज फर्दर बैड डेब्ट्स। अब मेरी बात सुनो, अब पूरा फॉर्मूला देखो, बैड डेब्ट्स प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आपको कोई बैड डेब्ट दे रखा है, जरा देखें क्वेश्चन में, बैड डेब्ट दे रखा है 300 रुपए का, कितने का 300 रुपए का आपको बैड डेब्ट दे रखा है, आपने लिख लिया यहां पर 300 रुपए का बैड डेब्ट। फर्दर बैड डेब्ट कितने का 200 रुपए का, टोटल हो गया 500। अब न्यू प्रोविजन जो निकलेगा ये फर्दर बैड डेब्ट्स को माइनस करने के बाद निकलेगा। जैसे कि डेटर्स कितने के हैं, हमारे डेटर्स हैं 3000 के, 3000 में से 200 रुपए माइनस करें 2800 रुपए बचे, 2800 का 5% बचा 140 रुपए, तो यहां 140 रुपए प्लस करें। ओल्ड प्रोविजन आपको पहले से दे रखे हैं 700 रुपए के, आए कहां है ओल्ड प्रोविजन, देखो बैड डेब्ट प्रोविजन 700 रुपए। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस ओल्ड प्रोविजन है 700 रुपए। अब देखो 300, 200, 500 और 140 यानी 640, और पुराने प्रोविजन ही 700 रुपए के हैं, यानी अब जो आंसर आएगा वो माइनस का 60 आएगा। इस कंडीशन में हम इस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में डालेंगे, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए, अब आपको दे रखा है जीएसटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, बस आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास से खर्चा जा रहा है या आपके पास वो आ रहा है। दो ही केसेस में मेन इंपॉर्टेंट है, अगर आपका इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है, यानी कि आपके पास से पैसा ज्यादा गया है, ज्यादा वाला अमाउंट अभी हमारे लिए एसेट्स है, और जब आपका आउटपुट ज्यादा है इनपुट कम है, तो ज्यादा वाला अमाउंट हमारे लिए एक लायबिलिटी है। तो देखो, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे एक्साइज ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है, वैट है, सर्विस टैक्स है, हैव बीन मर्ज इनटू अ सिंगल टैक्स। इन सबको मिला के एक टैक्स बनाया गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST is paid at the time of purchase and GST is collected from the customer at the time of sale। जब आप किसी सामान को परचेज करते हो उस समय आपको GST पेड करना पड़ता है, और जब आप किसी चीज को सेल करते हो तब आपके पास GST आता है। यानी कि जब परचेज करते हो तो जाता है इनपुट वाला और आता है आउटपुट वाला, और आउटपुट की वैल्यू जब ज्यादा होती है तभी हम सरकार को टैक्स देने के लिए लायबल होते हैं। तो जीएसटी पेड कब होगा? कब होगा? जब हम कुछ परचेज कर रहे होंगे, जब हम कोई खर्चा कर रहे होंगे, तो जीएसटी इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ एसेट्स, या हमने कोई एक्सपेंस करा। तो आपने देखा था अगर हम स्टेट टू स्टेट कर रहे थे तो दो तरह के जीएसटी थे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर आपका जीएसटी 5% था तो उसका आधा आधा हो जा रहा था। जैसे आपने करा कुछ परचेज करा गुड्स, तो एंट्री करते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहां पर इनपुट भी लग गया, अगर दो होते थे तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश करा। देखो, जीएसटी पेड ऑन परचेज सेम स्टेट में दो लग गए, एक आपका इनपुट सीजीएसटी और एक इनपुट एसजीएसटी। अब कलेक्टेड, जब आपने सेल्स करा या आपने कोई एसेट्स को बेचा या आपने किसी सर्विस प्रोवाइड करी, किसको? कस्टमर्स को, उस केस में आपके पास जीएसटी आएगा इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। अगर सेम स्टेट है तो आपका आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। ठीक, जो जीएसटी पेड करा गया है वो एडजस्ट किया गया जाता है जो जीएसटी हमने कलेक्ट किया है, और जो बचा हुआ बैलेंस है वो हमें इस तरीके से शो करते हैं। देखो, इफ इनपुट सीजीएसटी इज मोर देन आउटपुट, तो ये हमारा बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन। अगर इनपुट सीजीएसटी ज्यादा है, इनपुट सीजीएसटी ज्यादा है आउटपुट सीजीएसटी से, तो ये हमारा जितना ज्यादा अमाउंट है वो एसेट्स में जाएगा। इसका उल्टा होता तो हम कहां डालते? लायबिलिटी साइड में। यानी अगर आउटपुट सीजीएसटी ज्यादा है तो जितना ज्यादा है वो हमारा लायबिलिटी साइड में आएगा। सिमिलरली सेम, इफ इनपुट एसजीएसटी ज्यादा है आउटपुट एसजीएसटी से, तो ये हमारा एसेट साइड में आएगा, और इसका उल्टा लायबिलिटी साइड में आएगा। देखो यहां पर आप अच्छे से देखो, इस क्वेश्चन में 40,000 और 40,000, 80,000 है। 1 बाय 1 करूंगा, इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी से। इनपुट ज्यादा है आउटपुट ज्यादा, इनपुट ज्यादा है तो ये 10,000 रुपए में डाल दूंगा एसेट साइड। सेम, इनपुट सीजीएसटी को कंपेयर करूंगा आउटपुट एसजीएसटी से, यहां भी इनपुट 10,000 से ज्यादा है, मैं कहां डाल दूंगा 10,000 को? एसेट साइड में। देखो ट्रायल बैलेंस में देखो, केस सेकंड है, इनपुट सीजीएसटी को मैं कंपेयर करूंगा आउटपुट सीजीएसटी से, आउटपुट सीजीएसटी 15,000 रुपए से ज्यादा है, तो ये 15,000 रुपए मैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में डालूंगा। सेम इनपुट एसजीएसटी को मैं आउटपुट एसजीएसटी से करूंगा, तो यहां भी ये 15,000 रुपए ज्यादा है, इसको मैं बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में डालूंगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आता है हमारा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब वो नहीं कोई पागलों वाला लॉस है, एबनॉर्मल ऐसा लॉस है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करे थे। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार आपको जो लॉस होता है गुड्स से, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि गुड्स जल गए, गुड्स चोरी हो गए, गुड्स आपने एज अ चैरिटी दिया, गुड्स आपने एज अ सैंपल दिया। जब गुड्स की बात हो रही है तो गुड्स यानी कि परचेज, और परचेज कहां आता था? परचेज आता था ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। आपको उसमें से उसको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। क्या? जो आपका परचेज, जैसे आप परचेज रिटर्न को लेस करते हो, ऐसे ही लॉस ऑफ गुड्स हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया गुड्स हमारा, या हमने चैरिटी के रूप में दिया या एज अ सैंपल दिया। इन केसेस में हम सारे के सारे ये चीज है जो परचेज में से माइनस
करेंगे। वही आपको यहां दे रखा है, समटाइम लॉसेस अकर ड्यू टू सम एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस, जैसे एक्सीडेंट हो गया, फायर हो गया, फ्लड आ गया, भूकंप आ गया, इन लॉसेस को हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो जो भी हमारा लॉस हुआ है, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, अगर जीएसटी है तो इसके साथ जीएसटी भी चलेगा। ट्रीटमेंट में आपको याद रखना है, ट्रीटमेंट में हम परचेज में से, ट्रेडिंग में से माइनस करते हैं। तो घाटा हुआ हमारे को, तो डेबिट साइड जाएगा प्रॉफिट लॉस के, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एक्सीडेंट। कभी कभी आपका जो लॉस होता है वो इंश्योरेंस आपने करवाया होता है, हो सकता है वो इंश्योर्ड हो या हो सकता है इंश्योर्ड ना हो। अगर इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका कुछ ना कुछ पेमेंट आपको देती है। तो देखिए, combined effect of the two entries mentioned above will be that on the one hand the loss of goods will be deducted from purchase। या मैंने आपको बताया था जितने गुड्स का लॉस हुआ वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमने परचेज को डेबिट किया उसमें से माइनस करेंगे, और जो हमारा प्रॉफिट लॉस है वहां भी आप शो करोगे। अगर आपके गुड्स इंश्योर्ड है और इंश्योर्ड ने कंपनी ने एडमिट किया है आपका क्लेम, या फिर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है, तो आपकी एंट्री पास होगी। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर टू लॉस बाय एक्सीडेंट, आपने इंश्योरेंस कंपनी को लॉस भेजा कि भाई साहब मुझे इतने का नुकसान हो गया। अब डिपेंड है कि वो आपकी कितनी बात मानती है, ठीक है। अब यहां पर आपका अगला टॉपिक है कमीशन। कमीशन का मतलब क्या होता है? कमीशन का मतलब है मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन क्या होती है? मैनेजर कमीशन तो बिफोर और आफ्टर वाला केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चलता है। देखो, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये दोनों ही पॉइंट आपके 12th के फर्स्ट चैप्टर में बहुत काम आने वाले हैं। सपोज द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म बिफोर अलाउइंग द मैनेजर कमीशन इज 22,000 एंड द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। मान लो मैनेजर को कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट था वो था 22,000 रुपए, और मैनेजर को कमीशन देनी है 10%। तो सिंपल है, 22,000 का आपने 10% कमीशन निकाला और दे दिया 2,200 रुपए। लेकिन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब सपोज द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म बिफोर अलाउइंग द मैनेजर कमीशन इज 2,20,000। कितना है ये? 2,20,000 नहीं से 22,000 ही करना, एक जीरो ज्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। तो मैनेजर जो, सपोज द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म बिफोर अलाउइंग द मैनेजर कमीशन इज 22,000। मैनेजर कमीशन को अलाउ करने से पहले, बिफोर वाला केस है, बिफोर वाला केस है, एंड द मैनेजर एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग फाइनली आफ्टर चार्जेस कमीशन। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है वो आफ्टर वाला केस दे रखा है। मतलब इट मीन्स दैट आउट ऑफ एवरी 110 ऑफ प्रॉफिट द कमीशन विल बी 10। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब भी प्रॉफिट दिया जाएगा उस प्रॉफिट में 10% कितना होगा? किसका होगा? मैनेजर का होगा। अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ 5,000 का, तो उस 5,000 में 10% पहले से ही जुड़ा हुआ है। किसका? किसका जुड़ा हुआ है? मैनेजर का। यानी वो किसी चीज का 110 हो गया। समझे नहीं समझे? अगर इस पेन में 100% आपका है तो 10% मैनेजर का भी है, यानी ये किसी चीज का कितना हो गया? 110%। तो आफ्टर चार्जिंग वाले कमीशन का मतलब होता है, बिफोर में तो सिंपल है, जो प्रॉफिट दे रखा है उसका परसेंट निकाल दिया। आफ्टर में कह रहा है कि जितना आपको फायदा होगा उसमें 10% मैनेजर का ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। सपोज ये 22,000 है, इसमें 10% मैनेजर कमीशन जुड़ी हुई है, तो ये किसी चीज का कितना परसेंट है? 110%। 100% तो था ही ऑलरेडी, अब उसमें 10% को ऐड कर दिया। तो और हमें इसका 10% निकालना है, तो 22,000 इंटू 10 अपॉन 110, तो मैनेजर कमीशन कितना आ जाएगा? 2,000 रुपए आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका। अब मैंने सारा जो अभी तक आपको करवाया है सारा उतार दिया है, जिससे आपको एक एक पॉइंट दोबारा से क्लियर हो जाए। देखिएगा बच्चा लोग, सबसे पहले हमने क्लोजिंग स्टॉक देखा। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हमने देखी, ट्रेडिंग में जा रही थी, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में एंट्री पास करी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। कहां गई? ट्रेडिंग में गई क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगी, बैलेंस शीट में एसेट साइड में गई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस
मान लो वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कहां गई थी, डिपेंड्स की वो कहां जाएगी, वेजेस ट्रेडिंग में, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में। डिपेंड की वो खर्चा कहां जाएगा तो उसमें हम ऐड कर रहे थे, अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो लायबिलिटी साइड में जाएगी। तो वही आपसे कह रहा है, अगर डिपेंड है कि वो ट्रेडिंग का खर्चा है तो डेबिट साइड में प्लस हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है तो उसमें प्लस हो जाएगी, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएगी। कहां, लायबिलिटी साइड में। और क्या देखा हमने, प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस कर रहे थे हम एक्सपेंसेस में से। एंट्री क्या होगी इसकी, प्रीपेड, मान लो प्रीपेड रेंट है तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अगर वो मोस्टली केसेस हमारे प्रीपेड के जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस वाले ही होते हैं, लेकिन जो भी खर्चा प्रीपेड करा था हम उसको क्या कर रहे थे, लेस कर रहे थे, और इसको हम एसेट साइड में शो करते हैं। डेप्रीशिएशन एंट्री, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल रहे थे, और बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू में से माइनस कर रहे थे। वही आपसे कह रहा है ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और जो आपकी एसेट्स है उसमें से माइनस करेंगे। एक्रूड इनकम, इनकम अर्न लेकिन रिसीव नहीं हुई, तो जो हमारी इनकम का पार्ट है लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, उससे क्रेडिट साइड में जो इनकम आती है उसमें इसको जोड़ देते हैं, और एसेट साइड में भी हम इसको डाल रहे थे। इसका जस्ट उल्टा अर्न इनकम, ऐसी इनकम जो आपको एडवांस में रिसीव हुई है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जो इनकम है उसमें इसको लेस कर देंगे, और उसी अमाउंट को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंट्री क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा था फर्म के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में जा रहा था, और बैलेंस शीट में कैपिटल में जोड़ रहे थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए फायदा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट में कैपिटल में इसको माइनस कर रहे थे। देन उसके बाद आपने लोन देखा, टेकन फ्रॉम समवन, आपने बैंक से लिया या किसी पर्सन से लिया। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में आएगा, और अगर आउटस्टैंडिंग है या दिया नहीं है साल के लास्ट में बोल रहा है तो हम लायबिलिटीज में जो लोन शो करते थे उसमें इसको ऐड कर देंगे। फर्दर बैड डेब्ट्स वाला उसमें जोड़ देते थे। एंट्री क्या होती थी, ट्रेडिंग में नहीं जाता था, हमारा जो ट्रायल बैलेंस है एडेड टू बैड डेब्ट्स गिवन ट्रायल बैलेंस ऑन द डेबिट साइड, पूरा फॉर्मूला लगाते थे क्या, बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, तो इनके अच्छे से याद रखने हैं आपको। एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, वही अगर आपको नुकसान हुआ है तो आप पहले ही एंट्री करोगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट और टू परचेज अकाउंट, यानी कि जो आपको नुकसान हुआ है वो आपने परचेज में से ही माइनस किया है और उस नुकसान को प्रॉफिट एंड लॉस में भी डाला है, तो पहले आपने ये एंट्री पास करी। ट्रेडिंग में कहां जाएगा, परचेज में से माइनस होगा, प्रॉफिट लॉस में कहां जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, और एसेट्स में हमारा कहां जाएगा, जो अकाउंट रिकवर्ड हो गया है, जो इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि इतना पैसा हम देंगे, तो वो हम एसेट साइड में डालेंगे। गुड्स की चैरिटी, तो हम चैरिटी दे रहे हैं, परचेज में से लेस करेंगे, कहां जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रेडिंग में हमारा परचेज में से माइनस होगा, प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड में जाएगा, एसेट्स में कहीं नहीं जाएगा। हाँ जी, उसके बाद एज अ सैंपल मैंने बताया, सैंपल में भी माइनस करेंगे, ड्राइंग्स में भी सेम करेंगे हमारा परचेज, और उसके बाद हम कैपिटल में से भी माइनस करेंगे। मैनेजर कमीशन मैंने आपको बताया कि बिफोर और आफ्टर वाला केस है। मैनेजर कमीशन हमारे लिए खर्चा है, हम दे रहे हैं, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट में कहां, लायबिलिटी साइड में। सो गब्बर आर्मी, ये था आपका चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, जिसमें हमने बहुत सारी एडजस्टमेंट्स को देखा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके लिए जो इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो बेटा बैड डेब्ट्स वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अर्न ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका डेप्रीशिएशन। तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, चीजें काफी अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगले लेक्चर में हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, जिसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन को फोड़ने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, मस्त रहना, सुपर रहना, टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, मिस यू ऑल, गब्बर सर, गब्बर आर्मी।